अस्सलामुअलैकुम जितने भी लोग देख रहे हैं अभी तक 3 लोगों ने जॉइन किया प्लीज़ शेयर द लिंक विद इन योर नेटवर्क सो मैक्सिमम लोग हमें जॉइन कर लें एंड आज का सेशन भी उतना ही मज़े का होने लगा है जितना कि वलीद भाई का था और वलीद भाई के सेशन के बाद आप लोगों ने कहा था ये भी होता है फ्लटर में। यस यार ये होता है और ये मैं आपको सिखा चुका हूँ लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। सो प्लीज़ डू शेयर द लिंक विद इन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, फेसबुक कम्युनिटी ताकि मैक्सिमम लोग जॉइन कर लें। Okay, so let me share the link. अस्सलाम वालेकुम जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया प्लीज़ आप लोग जल्दी से ये लिंक शेयर कर दें व्हाट्सएप कम्युनिटी में, फेसबुक ग्रुप में और जहाँ भी आप लोग इसको ऐड करना चाहते हैं ताकि मैं मैक्सिमम ऑडियंस ज्वाइन कर लें। हम 5 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद ये ज़बरदस्त किस्म का सेशन हम इसको स्टार्ट करेंगे। कम्युनिटी में बहुत अच्छा फीडबैक आया था रिसेंट जो हमने सेशन किया था फ्लटर जीडीई वलीद भाई के साथ। तो उसके बाद हमने एक फीमेल जीडीई को बुलाया जो कि फ्लटर में पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल जीडीई हैं। सो उनको हमने बुलाया है टू गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट फ्लटर फॉरवर्ड एक्सटेंडेड एंड हर जर्नी अबाउट जीडीई। तो मेक श्योर आप लोग जल्दी से लिंक वगैरह शेयर कर दें डिफरेंट कम्युनिटीज़ में। मैंने भी कर दिया एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको 10 पर ओके विद इन 5 मिनट्स। Okay, so comments आ रहे हैं most awaited session Safa Anwar. Yes, indeed it is. Uh, we need more women in technology. Yes, that's why we are having this session. Or okay, so 17 लोगों join कर लिए. So we will wait 4 minutes more and then हम लोग इसको start करेंगे. I am वालेकुम सलाम फ्लटर बाबा। ओके, सो मैं आप लोगों के कमेंट्स भी रीड कर रहा हूँ और उनको भी हम साथ-साथ में आंसर करते रहेंगे। मीनव्हाइल हम लोग वेट कर रहे हैं हमें मैक्सिमम ऑडियंस जॉइन कर लें एंड देन वी विल स्टार्ट आवर मेन सेशन व्हिच इज़ अबाउट फ्लटर फॉरवर्ड एक्सटेंडेड। हाई वीडियो इज़ हियर। ओके। उम्मीद है आज का सेशन से डिप्रेशन नहीं होगा। अच्छा, आई थिंक ये वलीद भाई के सेशन से काफ़ी लोगों को डिप्रेशन हो गया था क्योंकि हमने एक जो कोड था हमने एक क्लास में लिखना स्टार्ट किया था और उसको हमने जब आर्किटेक्चर में लेकर गए तो बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे एंड में कि ये भी होता है फ्लटर में। यस ये होता है। तो इसलिए हमने वलीद भाई को बुलाया था। तो उसके बाद कम्युनिटी में लोग कह रहे थे यार इस लेवल तक हम कब पहुँचेंगे, बट इट्स अ जर्नी। यस, फ्लटर बाबा इज़ डूइंग रियली ऑसम वर्क एंड मैंने उनके चैनल को अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया था। आई होप कि आप लोग उनका कंटेंट एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, काइंडली गाइड अ हाइव एंड शेड प्रेफरेंस। यार हाइव की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर रखी है और शेड प्रेफरेंस से रिलेटेड भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है। सो मेक श्योर टू चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड आपके अगर और कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम आंसर करेंगे। मीनवाइल जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आपने फ्लटर फॉरवर्ड एक्सटेंडेड की बहुत हाइप थी और आपने सुना होगा फ्लटर फॉरवर्ड एक्सटेंडेड, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ओनली नो इम्पेलर। क्योंकि बस लिंक्डइन के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ इम्पेलर की ही हाइप बनी थी कि बस एक इम्पेलर आ गया और इम्पेलर जादू करेगा और फ्लटर की स्पीड तेज़ हो जाएगी। बट उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ था फ्लटर फॉरवर्ड एक्सटेंडेड में एंड आई एम श्योर कि आज के सेशन के बाद आप लोग कहेंगे यार ये भी हुआ था। तो और डिप्रेशन थोड़ा-थोड़ा आई होप आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लेट्स होप फॉर बेस्ट। बट दैट्स आई एम प्रीटी मच श्योर कि आज का सेशन भी बहुत अमेजिंग होगा। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं शेयर किया अभी तक। हियर वी गो। कॉपी,
paste. Okay, so there is a girl in my village. They want to learn programming, but they had no degree. Yeah, I think अगर आपको ना आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास डिग्री नहीं है, तो डिग्री आपको करनी है, ठीक है, डिग्री को नहीं छोड़ना, बट आप साथ साथ प्रोग्रामिंग वगैरह सीख सकते हैं, सो दैट्स नॉट अ बिग डील. आई रिसेंटली हायर्ड आई इंटर्न फ्रॉम हैदराबाद एंड दैट गाय इज जिम, ठीक है. उसने 2010 में फ्लटर स्टार्ट की थी और अभी वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं ना कि मैं हैरान होता हूँ. ग्रेजुएट्स भी उसके लेवल पे शायद इतना अच्छा काम नहीं कर रहे. तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग, लेकिन देर इज अ विल देर इज़ अ वे. एंड आप लोग इंशाल्लाह आगे जाएंगे अगर आप लोग मेहनत करते रहेंगे. ओके, सो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट. हम लोग फ्लटर स्टैंडर्ड फॉरवर्ड का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड देन मेक श्योर अगर आपको कोई भी कमेंट हो तो आप लोग कमेंट करें. आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग जीडी, रिगार्डिंग अबाउट आवर गेस्ट, आप ये सेशन से रिलेटेड जो भी आपको कोई भी कमेंट क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड देन हम उसको बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम लोग अपनी गेस्ट से या आपका मुझसे क्वेश्चन होगा हम उसको एंटरटेन करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम सकीना मैम. Alaikum Assalam. How are you, Asif? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं मैम? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you for inviting me in today's session. मैं comments देख रही थी, पढ़ रही थी, लोगों के एहसासात को थोड़ा सा evaluate कर रही थी and just prepping के किस tone में इस session को लेके चला जाए ताकि लोगों को कुछ सीखने को भी मिले और जैसे कुछ लोग mention कर उनको depression भी ना हो. तो yes. So inshallah it is going to be best. To be honest with you, I'm little bit feeling nervous because इससे पहले आज तक मैंने कभी किसी ना फीमेल के साथ सेशन भी नहीं किया या वर्कशॉप भी नहीं करवाई, तो I'm also little bit nervous as well, as do my audience. So I hope कि मेरी तरह आपको डिप्रेशन नहीं होगा. Anyways, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ मैम सकीना के बारे में. मैम सकीना इज CEO of Reactree एंड को फाउंडर भी हैं. इसके अलावा पाकिस्तान की ओनली फीमेल हैं जो कि गूगल डेवलपर्स एक्सपर्ट हैं फ्लटर की टेक्नोलॉजी में, ठीक है. हमारे पाकिस्तान में दो लोग हैं, एक वलीद भाई, एक मैम सकीना अब्बास. एंड इसके अलावा शी इज़ डूइंग अ लॉट इन कम्युनिटी. मैंने उनके बारे में आपके साथ काफ़ी डिटेल्स वगैरह शेयर की थी. सो मैं अब स्टेज दूंगा मैम सकीना को ताकि वो हमें बता सकें कि फ्लटर की दुनिया में क्या हो रहा है. बिकॉज एक चीज़ आपको ऑब्वियसली हमेशा सीखनी चाहिए. जब भी आप कोई चीज़ या कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसका स्कोप क्या है. सिमिलरली अगर आप कोई टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं तो आप ये देखते हैं कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है. तो वही फ्यूचर हमें गूगल ने बताया था और वो गूगल से थोड़ी सी नॉलेज हमें मिली और हम आपको दे रहे हैं. तो अगर आप फ्लटर को एज अ कैरियर लेके चल रहे हैं, बिकॉज आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपके लिए इसको एज ए कैरियर लेके चल रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा फ्लटर की दुनिया में और आज क्या हो रहा है. तो उसी सिलसिले की एक सेशन एक कड़ी है, ठीक है. सो आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा. एंड स्टेज इज योर्स मैम सकीना. Thank you. Also, can you share my screen ताकि I can get started from there? All right, perfect. Yes, sure. Is the screen visible? Yes. Okay, perfect. Assalamu alaikum everyone. Hope you're all doing well. Hope you had a nice iftari and I hope कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है इफ्तारी के बाद and that you're ready to learn something new या फिर अगर आपको already इसके बारे में कुछ पता था then you're ready to refresh your concepts or maybe you might still have something new to learn. तो जिस तरह से आसिफ ने बताया हम आज के सेशन को फ्लटर फॉरवर्ड की इंसाइट्स के ऊपर लेते हुए चलेंगे एंड जिस तरह से अगर आप लोगों ने फ्लटर फॉरवर्ड को देखा था तो कीनिया में ये एक इवेंट हुआ था, फ्लटर की टीम ने करवाया था जिसमें उन्होंने फ्लटर 3.7 की अनाउंसमेंट दी थी एंड उसके डिफरेंट फीचर्स रोड मैप वगैरह उन्होंने शेयर किए थे. So if you missed out that session and you couldn't attend any of the extended sessions that were happening throughout our country in Pakistan in different cities, तो फिर I'm hoping कि ये वाला session आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. But for that, we have a challenge and I will need your help and support to carry the session forward.
तो फ्लटर 3.7 की अपडेट्स जो है ना कुछ इस तरह से दिखती हैं, यानी कि अगर आप उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को खोल के देखेंगे या उसका ऑफिशियल चेंज लॉग खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि लाइन से लाइक देयर इज दिस ह्यूज लाइन जिसमें उन्होंने फीचर अपडेट्स लिखे हुए हैं, बग फिक्सेस लिखे हुए हैं, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स लिखे हुए हैं एंड जस्ट व्हाट नॉट. So we have a lot of stuff to cover and we have very limited time, so we kind of have to uh, get from there to here. So I'm hoping that I'm able to deliver it with as much precision कि आप लोगों को बात भी ठीक से समझ में आ जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आप ज़्यादा बोर भी ना हो. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Before that, मैं आपको एक quickly अपना quick introduction दे दूँ. वैसे तो आसिफ already gave a very good introduction about me, लेकिन for those of you who don't know me, hello, my name is Sakina Abbas. I am the co-founder and CEO of Reactree, which is a software house that I co-founded back in 2018, I guess. Initially मैंने start लिया था native Android development से, लेकिन फिर Flutter जैसे market में आया था, I started learning that and I started pursuing that. तो native Android से मैंने start लिया था and then I eventually transitioned towards Flutter development, and which is what I'm currently doing at my company as well, which is leading the mobile application development department along with other fancy stuff, right? Also, I am the first and only female Google developer expert for Flutter. तो अगर आप audience में if there are any women, any girls जो कि थोड़ा सा hesitate करती हैं लड़कों से questions पूछने में because I get it, shyness and stuff like that, please feel free to throw all your questions at me in today's session and I would love to interact with you and I would love to answer them for you. Uske alawa, I'm also a part of several other Google programs, such as I'm a mentor in various Google programs, and also a women in tech speaker for Google Developer Space Singapore. And yeah, तो आप लोग अगर मुझे LinkedIn या Twitter पर follow करते हैं, you might see me always doing one thing or another. Anyway, तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, सॉरी. वी विल नो कि हमारे पास फ्लटर 3.7 में UI UX के हवाले से क्या अपडेट्स आई हैं, क्या विजेट्स नए आए हैं या कौन से विजेट्स में enhancements हुई हैं, और what is basically the UI UX landscape looking like in Flutter in 3.7 now. Then we'll see कि Flutter Web में क्या न्यू चीज़ें आई हैं. Flutter Web last year stable में आ गई थी, and in the course of this 1 year ऐसा उसमें क्या नया आया that you might want to learn Flutter for Web as well. फिर Impeller एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी 3.7 के अंदर, so we'll see कि Impeller क्या है और उसका रेंडरिंग के ऊपर कितना क्या इम्पैक्ट आता है. फिर we'll see कि dev tools क्या हैं, उसमें कौन सी न्यू अपडेट्स आई हैं, किस तरह से वो आपकी डेवलपमेंट लाइफ को ईजियर बना सकता है. And then finally we'll look at Dart 3 Alpha, which is currently in beta. अभी वो stable में नहीं आई है, लेकिन उन्होंने उसका एक announcement दे दिया. तो if you want to leverage 3 Alpha, you can switch to the beta channel and take it from there. So let's get started with widgets. Material 3 के ऊपर काफ़ी hype थी already last year when it came out, and उसका एक sneak peek तो आप पिछले साल देख ही चुके होंगे. But if you haven't, there are even more exciting updates as part of the Flutter 3.7 update in Material 3 specifically. We have migration of many widgets, including badge, bottom app bar, segmented button, drop-down menu, drawer and navigation drawer, text fields and input decorators, and many more widgets. तो इस किस्म के बहुत सारे widgets हैं जो कि पहले Material 2 के ऊपर बने हुए थे, and now Material 3 के अंदर उनकी migration हुई है in Flutter 3.7 update. And if I'm not wrong, I think Asif also made a video about one of the or two of these widgets, such as segmented button and शायद एक और था. तो अगर आप उनको consistently follow कर रहे थे तो I think you must be aware कि अच्छा segmented button भी अब Flutter में एक as a normal widget के तौर पर आप बना सकते हैं. पहले अगर आपको एक segmented button एक UI के form में दिया जाता तो you could have still made it by a combination of other Flutter widgets जो कि present है, such as row, button, उसकी theming, styling, etc. ठीक है, तो मतलब आप उसको खुद से create कर सकते थे, but you would have to write lines of code in order to create that. Now Flutter ने off the shelf आपको segmented button already दे दिया, so you don't really need to write all those lines of custom code. You just need to call it as you normally call the constructors of a normal button, and that should do your job pretty easily for you.
ठीक है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग विजेट्स की माइग्रेशन इंट्रोडक्शन हुई है मटेरियल 3 के अंदर, हमारे पास कुछ न्यू विजेट्स भी आए हैं, स्पेशली इंक्लूडिंग मेन्यू बार्स एंड कैस्केडिंग मेन्यूज, जो कि फ्लटर डेस्कटॉप एंड वेब के लिए एसेंशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहले वो मोबाइल फर्स्ट के साथ चल रहा था, तो मोबाइल के हवाले से उन्होंने ऑब्वियसली विजेट्स को ज़्यादा रखा होता है। नाउ जिस तरह से वो लोग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म की एस्थेटिक्स, प्लेटफॉर्म के यूज़र एक्सपीरियंस को जहन में रखते हुए देर ऑल्सो slowly introducing new widgets as well. So this calls for a demo time. I will give you guys 1 to 2 seconds to scan this QR code if you have a mobile phone ready, ताकि आप लोग इस लिंक को अपने पास सेव कर सकें, and you can also check out this interactive demo. I hope आप लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया हो, and let's look at the demo. So this is what the Material 3 demo looks like from the official Flutter team. यहाँ पर as you can see we have this huge catalog of widgets. तो हमारे पास अगर हम actions की बात करें तो we have different buttons over here. हमारे पास यहाँ पर elevated button है, icon button है, then हमारे पास filled button है, filled tonal button है जो कि slightly pastel color theme के ऊपर लेकर आते हैं. Then we have an icon text button and other different variants. फिर हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, सच एज स्मॉल, एक्सटेंडेड, स्टैंडर्ड एंड लार्ज. आइकन बटन्स के भी यहाँ पर डिफरेंट वेरिएंट्स मौजूद हैं. सेगमेंटेड बटन, दिस इज समथिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो प्रीवियसली आप लोग ये खुद से क्रिएट करना पड़ता था आपको अगर आपको इस टाइप की यूआई प्रोवाइड की जाए, लेकिन अब आप इसको नॉर्मली एक विजेट के तौर पर कॉल कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम कम्युनिकेशन की बात की जाए तो बैजेस इज समथिंग जो कि आपको पहले खुद से कस्टम क्रिएट करने पड़ते थे, सच एज के आपको जहाँ भी लगाना पड़ता था यू वुड हैव टू फर्स्ट रैप योर विजेट्स इनसाइड अ स्टैक, और फिर उसके लास्ट टाइल के अंदर पोजिशनड करके एक आपको कंटेनर सेट करना पड़ता था और फिर उसके अंदर का टेक्स्ट सेट करना पड़ता था एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है. लेकिन नाउ बैजेस आर पार्ट ऑफ द विजेट्स लाइब्रेरी in 3.7 in the 3.7 अपडेट, तो आप इसको भी काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं. देन हमारे पास प्रोग्रेस इंडिकेटर्स कुछ उसमें आई थिंक कुछ इन्हांसमेंट्स या वेरिएशंस आई हैं. स्नैक बार के अंदर हमारे पास इन्हांसमेंट्स आई हैं. पहले एक काफ़ी नेटिव सा या पुराना सा एक स्नैक बार आता था, अब हमारे पास मटेरियल 3 के थीम के ऊपर एक स्नैक बार आता है. एंड सिमिलरली हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. ठीक है. ओके. तो बेसिकली इन दिस डेमो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से विजेट्स मौजूद हैं, किस तरह से यू कैन प्ले अराउंड विद देम. नेविगेशन की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऐप बार के कुछ वेरिएंट्स में अपडेट्स आई हैं, नेविगेशन बार में कुछ आई हैं, ड्रॉर के अंदर कुछ अपडेट्स आई हैं, एंड नेविगेशन रेल के अंदर कुछ अपडेट्स आई हैं, टैब्स के अंदर कुछ अपडेट्स आई हैं. लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर. ठीक है. वी हैव चिप्स, वी हैव मेन्यूज, वी हैव कैस्केडेड मेन्यूज नाउ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ, बट फील फ्री टू चेक इट आउट योरसेल्फ. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट द कोड, मतलब आपको एक कोई कोड रेपोजिटरी मिल जाए जहाँ पे ये सारे विजेट्स मौजूद हैं एंड यू जस्ट लुक एट देम एंड यू लर्न कि अच्छा इस वाली चीज़ को किस तरह से कॉल करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं. तो इसका कोड भी इंटरनेट पर मौजूद है, विच इज़ ओवर हियर इफ़ यू कैन स्कैन दिस स्पेसिफिक QR कोड. एंड इफ़ वी वेरी क्विकली लुक एट दैट, हमारे पास इसका कुछ इस तरह से कोड दिखता है. यहाँ पर एज यू कैन सी हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स, बहुत सारे हर चीज़ के डिफरेंट सैम्पल्स के यहाँ पर मौजूद हैं, एंड मटेरियल 3 डेमो का आपको यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है. तो इफ़ यू गो ओवर हियर यू कैन सी क्या चाहिए. वी हैव कलर पैलेट्स की स्क्रीन यहाँ पर है, कंपोनेंट्स की इधर है, एलिवेशन स्क्रीन इधर है, टाइपोग्राफी का यहाँ पर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. अच्छा, इस डेमो के अंदर उन्होंने मटेरियल 3 के साथ जो कलर एंड टाइपोग्राफी के साथ जो पूरी एक थीम बन रही है उसके ऊपर भी इन लोगों ने काम किया हुआ है. तो इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट दैट, जस्ट फील फ्री टू लुक एट दिस रेपो एंड बेसिकली सी कि उन्होंने क्या किस तरह से किया हुआ है. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन.
सो दैट वाज अबाउट मटेरियल, एवरीथिंग मटेरियल। क्यूपर्टिनो में उन्होंने क्या नया काम किया है? तो क्यूपर्टिनो में उन्होंने 2 बहुत ही यूज़फुल विजेट्स को इंट्रोड्यूस किया है, व्हिच इज़ क्यूपर्टिनो लिस्ट स्टाइल एंड क्यूपर्टिनो लिस्ट सेक्शन। प्रीवियसली आप लोग लिस्ट स्टाइल से तो अवेयर होंगे ही, बिकॉज़ हम लोग लिस्ट स्टाइल एज़ अ विजेट जो हम लिटरली हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन वो मटेरियल 3 के हिसाब से बना हुआ है। क्यूपर्टिनो जो कि iOS का यूआई गाइड है, उसमें लिस्ट स्टाइल लुक्स स्लाइटली डिफरेंट। एज़ यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास जो iOS के लिस्ट स्टाइल्स हैं, वो थोड़े से डिफरेंट एस्थेटिक्स, एक डिफरेंट थीम के ऊपर बने हुए होते हैं, ठीक है? तो उसका जो टाइटल होता है वो एक डिफरेंट वेट कैरी करता है, उसका जो सब टाइटल होता है या बॉडी होती है वो एक डिफरेंट वेट कैरी करती है। एंड इफ़ यू आर डीलिंग विथ अ लीडिंग एलिमेंट और अ ट्रेलिंग एलिमेंट, तो उसकी प्रेजेंस कुछ इस तरह से आ रही होती है, ठीक है? तो वैसे तो ये वाली चीज़ अगर आपको अगेन एक यूआई में कोई दे, तो यू कैन ऑब्वियसली वेरी ईज़िली क्रिएट इट यूजिंग द नॉर्मल विजेट्स दैट यू हैव, लेकिन नाउ you already have these widgets available in the Cupertino widgets library, so you can easily make use of that. And the other thing that they've also introduced is Cupertino list section. List section is basically a section comprising of Cupertino list styles. So this would be something that would be really good अगर आप अपनी Flutter की ऐप बना रहे हैं Android and iOS के लिए, and you're trying to mimic the native aesthetics of each of the platform. तो यानी कि पहले हम लोग usually, in fact हम लोग हर दफ़ा यही करते हैं primarily, कि एक मटेरियल ऐप के साथ हम एप्लीकेशन को इनिशलाइज करवा देते हैं, ठीक है? और जो थीम होती है वो सारी मटेरियल के हिसाब से डालते हैं। तो वही वाली एप्लीकेशन अगर आप iOS पर चलाते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्टली एंड फ्लॉलेसली चल तो जाती है, लेकिन जो आईफ़ोन यूज़र्स हैं वो उनको पता है कि iOS के डिफरेंट यूआई एलिमेंट्स होते हैं, तो इवन दो द प्रोजेक्ट इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन ऑन iOS, वो आपको लुक एंड फील नहीं आती। तो इस तरह से वो स्लोली एंड स्टेडीली कुछ विजेट्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, सो दैट यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट ओवर देयर। देर इज मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट देखी थी ना, देयर वाज iOS डेवलपर, सो वो फ्लटर डेवलपमेंट सीख रहा था, तो ही वाज बैशिंग के यार प्लीज स्टॉप यूजिंग मटेरियल कंपोनेंट्स इनटू iOS एप्स. Yes, so so absolutely. so after that this update is really awesome. अगर आपको थोड़ा सा भी कपटिनो के आप उसका स्टडी कर लें थीम डिज़ाइन को, तो ये बने बनाई चीज़ें अब आपको मिल गई, यहाँ पे डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, तो अब हम उनको रिप्लाई कर सकते हैं, नो ब्रो वी आर यूजिंग कपटिनो. एब्सोल्युटली, आई थिंक फ्लटर की टीम ने उन्हीं की ट्वीट या लिंक्डइन पोस्ट देख ली होगी कि उन्होंने कहा यार ये लोग खुद से तो बना नहीं रहे, तो हम ही उनको बनाकर दे देते हैं। ठीक है, यही हो सही। सकता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज स्क्रोलिंग। तो स्क्रोलिंग में प्रीवियसली हमारे पास एनिमेटेड लिस्ट तो थी, ठीक है? यस, इफ यू आर वंडरिंग कि क्या वाकई में फ्लटर में एक बनी बनाई एनिमेटेड लिस्ट है दैट वी कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल एंड मेक यूज ऑफ इट, तो यस, वो पहले से मौजूद है। अब उन्होंने हमारे पास एनिमेटेड ग्रिड और स्लिवर एनिमेटेड ग्रिड को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ग्रिड व्यू तो आप लोग ऑलरेडी उससे फेमिलियर होंगे। नाउ वी हैव एन एनिमेटेड ग्रिड एज वेल व्हिच काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, एंड स्लिवर्स हमारे पास if you don't know, sliver is kind of like an advanced concept which leverages scrolling, app bars and different widgets. तो kind of like जो आप अगर for instance food panda की application use करते हैं, ठीक है, and अगर आप एक किसी specific स्टोर के ऊपर जाते हैं एंड उसका नीचे मेन्यू आ रहा होता है और टॉप पर उसका कोई बैनर एंड कुछ मेटा डेटा वगैरह आ रहा होता है, और एक टैब बार आ रहा होता है जिसमें ना क्यूजीन्स या डिफरेंट कैटेगरीज आ रही होती हैं। तो अगर आपने नोट किया होगा कि जैसे आप फूड पांडा की ऐप पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जो टैब बार होते हैं वो ऊपर जाकर स्टिकी हो जाते हैं, एंड एज यू आर स्क्रॉलिंग अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, तो पहले लेट्स सपोज डिजर्ट्स का, सॉरी, पहले लेट्स सपोज स्टार्टर्स का सेक्शन है, फिर हमारे पास लेट्स से मेन कोर्स का सेक्शन है, फिर लेट्स से हमारे पास सैंडविचेस का सेक्शन है। तो जिस तरह से आप अगर स्टार्टर्स से नीचे स्क्रॉल करेंगे और लेट्स सपोज आप सैंडविचेस के सेक्शन पर आएंगे, तो ऊपर का जो टैब बार है वो भी साथ में मतलब एनिमेट या स्क्रॉल होता जाएगा, सच दैट वो इट्स हाईलाइटिंग दैट स्पेसिफिक कैटेगरी जिसको आप अभी व्यू कर रहे हैं, ठीक है? तो इस टाइप के जो फैंसी स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स हैं, दिस इज समथिंग दैट यू कैन अचीव फ्रॉम स्लिवर लिस्ट, स्लिवर ग्रिड्स एंड बेसिकली स्लिवर्स। तो अब इन्होंने यहाँ पर हमारे पास स्लिवर ग्रिड को, स्लिवर एनिमेटेड ग्रिड को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके अलावा इन लोगों ने ट्रैक पैड इंट्रैक्शंस के अंदर थोड़ी सी पॉलिशिंग की है। प्रीवियसली होता ये था कि अगर आप कोई फ्लटर डेस्कटॉप या वेब
या मैक ओएस के लिए अगर आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते थे एंड ट्रैक पैड से अगर आप स्क्रोलिंग करते थे तो थोड़े से जैंक्स आते थे, यानी कि थोड़ा सा वो लैगी दिखता था। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा स्मूदन आउट किया, सो देयर इज़ अ बिट ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स ऑन दैट साइड। एंड उन्होंने मैक ओएस के लिए एक अलग से स्क्रोलिंग फिजिक्स भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल जब आप लिस्ट व्यूज़ या लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर इसके साथ काम कर रहे होते हैं एंड फिजिक्स उसमें आते हैं, तो एक उसमें आता है बाउंसिंग फिजिक्स और बाउंस स्क्रॉल फिजिक्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो बेसिकली कहाँ से लिया गया है, वो आईओएस के अंदर हमारे पास जो है वो एक बाउंसी स्क्रॉल इफेक्ट आता है। तो अगर आप आईओएस के अंदर अगर आप कोई भी लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो बाउंस बैक होता है, ठीक है। तो जिस तरह से उन्होंने आईओएस के लिए एक स्क्रॉल फिजिक्स पहले से डाली हुई थी, अब उन्होंने मैक ओएस के लिए भी एक स्क्रॉल फिजिक्स डाल दी है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वही जो मैं पहले से कह रही हूँ कि हर प्लेटफॉर्म के लिए एक नेटिव सी यूआई की फील भी आ रही हो और यूएक्स की भी फील आ रही हो, ठीक है। ओके। And one of my final update, my favorite updates from the scrolling side of things in the 3.7 update is the introduction of nullable indexed widget builder. तो होता ये था कि जिस तरह से आप लिस्ट व्यूज़ या लिस्ट व्यू बिल्डर के साथ जब आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो आइटम बिल्डर इज़ समथिंग जिसके साथ आप लोग अपने बेसिकली विजेट्स रेंडर करवाते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास आइटम बिल्डर होता था, फिर उन्होंने उसके बाद एक इंडेक्स्ड विजेट बिल्डर को इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आपको एक विजेट बेसिकली रिटर्न करवा सके, ठीक है। लेकिन इंडेक्स विजेट बिल्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो ये था कि वो नलेबल नहीं हो सकता, और डेवलपर्स को अक्सर चाहिए होता है कि उनको अगर नल मिले या तो वो उसको अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकें। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास आप एक एप्लीकेशन की होम फीड बना रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से ट्विटर की फीड आ रही होती है, लिंक्डइन की फीड आ रही होती है, या इवन यूट्यूब की फीड आ रही होती है, ठीक है। एंड उसमें अगर आपने नोट किया होगा तो पेजिनेशन लगी हुई होती है, ठीक है। पेजिनेशन से मुराद कि आपके पास फॉर इंस्टेंस लेट्स सपोज वो 20 या 50 पोस्ट्स आपको दिखा रहा होगा, और जिस तरह से आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे जाकर ना एक लोडर आ जाएगा या एक शिमर इफेक्ट आ जाएगा, विच मीन्स कि वो और डेटा फेच कर रहा है। तो पहले वो जितना फेच करके ला चुका था वो सब आपने देख लिया है, अब उसके पास और आपके पास फ्रेश दिखाने को है नहीं, तो वो फेच करके लेकर आ रहे हैं ताकि वो आपको नया कंटेंट दिखा सके, ठीक है। इसको पेजिनेशन कहते हैं। तो जब in this kind of scenario when you reach the end of the list, तो you would need कि भाई अगर मेरे पास null return हो तो मैं appropriately let's suppose UI को handle कर रहा हूँ, let's suppose मैं shimmer को डाल सकूँ या custom loader डाल सकूँ या just something, right? तो वो index widget builder के अंदर नहीं था। तो अब उन्होंने finally nullable index widget builder को introduce करवा दिया, which is basically indexed widget builder but it can be null, जो कि इस मीम के साथ it's very evident, ठीक है। And I hope the meme was able to explain you the concept very well, ठीक है। I think um, I think yeah, that's a great relief because null is something जो कि beginners को बहुत ज़्यादा तंग करता है। After a 2.0 update, एक तो हमें पता नहीं चलता था कि यार ये null है क्या, क्योंकि हम उसमें आदी नहीं थे। अब obviously 1 या 1.5 साल के एफर्ट के बाद हमें यहाँ पे गूगल लेके आ गया कि भाई अब आप ना हैंडल करो, अब हम आपको खुद करके देंगे, बस आप थोड़ा सा कुछ अपनी तरह से ऐड करते हैं ना। So this is really wonderful update. This and then this badge वाली thing जहाँ पर आपको हमेशा थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज करनी पड़ती थी। exactly, एब्सोल्युटली। तो यही वाली चीज़ कि पहले जो आप लोग सारा काम खुद से कर रहे होते थे, ऑल दैट बॉयलर प्लेट कोड दैट यू हैड टू राइट योरसेल्फ, तो फ्लटर अब कोशिश ये कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द बॉयलर प्लेट कोड जो कि हर जगह हर वक्त जो टिपिकली ग्रेट मेजॉरिटी के अंदर लिखना पड़ता है, वो अब खुद ही आपको करके दे दे, ताकि आप फोकस करो ऑन बिल्डिंग द एप्लीकेशन, नॉट ऑन हैंडलिंग द इंट्रिकेसीज जो कि फ्लटर फ्रेमवर्क के अंदर आपको फील हो रही थी प्रीवियसली, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली वी हैव सम परफॉर्मेंस, जनरल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स एज वेल, ताकि स्क्रोलिंग के अंदर कुछ स्मूथनेस आ रही है। एंड दिस इज समथिंग विच आई कैन टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारे पास एक एप्लीकेशन थी, ठीक है, जो कि हम ऑब्वियसली फ्लटर के काफ़ी पुराने वर्जन के ऊपर वो बनी थी, तो जिस तरह से अपडेट्स आ रही थी हम उसको अपग्रेड करते जा रहे थे। एंड आई किड यू नॉट, मेरे एक फ़ोन के अंदर, इनफैक्ट मेरा या सो आई एम यूजिंग आईफोन 11, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास 2 इंस्टेंसेस डले हुए थे उसी सेम एप्लीकेशन के, एक
प्री 3.7 का डला हुआ था, सो आई थिंक इट वाज अराउंड 3.3 की वर्जन के ऊपर एक एप्लीकेशन डली हुई थी, एंड देन मैंने 3.7 के ऊपर अपडेट करके उसी का एक दूसरा वर्जन अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल किया था, एंड व्हेन आई यूज्ड बोथ ऑफ देम I could literally feel the difference in the way that the images were being rendered, in the way कि scrolling किस तरह से हो रही थी, and general transitions कैसे हो रहे थे between the screens. 3.7 was much smoother, and अगर आपका Flutter के पुराने versions के ऊपर अगर आपके कोई project बने हुए हों, feel free to upgrade them on 3.7, and you will see that without even you having to write some custom code to handle these changes and differences, आप सिर्फ उसको build करके run करोगे अपने phone पर, and you will see a massive difference in some of the elements. So that's something really cool. Other UI UX updates के अंदर हमारे पास आ जाता है selection area now supports keyboard selections now as well. तो होता ये था कि पहले आप जो है obviously जब आप text field के अंदर कुछ भी लिख रहे होते थे, तो आप उसको selectable नहीं बना सकते थे, अगर आपको बनाना पड़ता था तो you would have to rely on external packages from pub.dev. अब हमारे पास selection area की introduction के साथ आप इस चीज़ को खुद से handle कर सकते हैं, and not just this, लेकिन अब उन्होंने text magnifier को भी introduce करवा दिए जो कि by default enabled होगा, तो यानी कि अगर आप कोई text field या text form field के साथ काम कर रहे होगे, तो ये जो मैग्नीफायर ये चीज़ आ रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होगी, एंड इफ़ फॉर सम रीज़न यू वांट टू टर्न इट ऑफ, तो आप सेटिंग्स में जाकर उसको ऑब्वियसली यू कैन टर्न इट ऑफ. सो दिस इज समथिंग रियली नाइस एज वेल. एंड वी ऑल्सो हैव कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बिल्डर जो कि अब टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास इंट्रोड्यूस हो चुका है. तो पहले वही वाली चीज़ कि अगर आपको एक टेक्स्ट के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टेक्स्ट को एक गिवन कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको स्पेसिफिक एक्शंस के साथ लिंक करना होता था, you would again have to rely on third party packages from pub.dev. लेकिन now अब ये वाली चीज़ ऐसी है कि आप खुद से कर सकते हैं. तो जैसे इस एग्जांपल में इस ईमेल को जब वो बंदा हाईलाइट कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेंड ईमेल, कट, पेस्ट, etc. So this is also something which is really cool that you can now do. तो that was all about UI UX. बहुत सारी चीज़ें थी. So I hope that excited you a little bit and motivated you to try something out on yourself by looking at their demo, by doing something yourself, or by following Asif's videos, anything, right? So let's move on to the next thing. Flutter Web. Flutter Web last year आ तो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे questions थे regarding performance, regarding SEO, regarding this, regarding that. Flutter Web में ये नहीं है, ये वाली चीज़ ठीक नहीं चल रही, and 1,000 other questions, right? तो इस साल उन्होंने 3.7 के अंदर Flutter Web में एक बहुत ही ज़्यादा exciting update release किया है, which is element embedding. तो एलिमेंट एम्बेडिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि आपकी जो फ्लटर एप्लीकेशन है ना, आप उस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को एक वेबसाइट, एक लिटरली एक वेबसाइट या एक वेब एप्लीकेशन के अंदर एज अ डिव एम्बेड कर सकते हो, एंड नॉट जस्ट दैट, यू कैन एक्चुअली इंटरैक्ट विद इट. हम लोग इसका डेमो देखेंगे, and it is in the demo that you will understand कि अच्छा इसमें और मतलब what is exactly element embedding and why is it so exciting. ठीक है. उसके अलावा इस div को जब आप embed करते हो तो उसमें आप उसके साथ interact कर सकते हो, आप उसके CSS styles को apply कर सकते हो, run time पर change कर सकते हो, उसकी state को आप run time पर update कर सकते हो using JavaScript, and basically you can literally interact with it as if एक normal web application was interacting with उसका ही अपना div. ठीक है. Let's look at the demo, and again, if you want to scan this QR code, feel free to do so. And by the way, if I'm going too fast, don't worry, I'll share these slides with Asif and he will share these things with you so that you have all the links that you need later on. Okay. So this is element embedding. Element embedding में as you can see ये हमारी सबकी favorite counter application है, ठीक है, and ये एक website है, ठीक है, and यहाँ पर हमारे पास कुछ options आ रहे हैं, ठीक है. तो let's see what each of these options does. Let's say हम लोग कहते हैं device, okay, तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है. Let's say कि हम device को फिलहाल हटा देते हैं and हम resize करते हैं. तो as you can see हम यहाँ से इसको resize, like यहाँ से button press करें और resize ये वाली window हो रही है, ठीक है. Let's try to increment it. यहाँ पर increment हो रहा है and साथ साथ यहाँ पर भी increment हो रहा है, ठीक है.
अब हम बाहर से इंक्रीमेंट करते हैं, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर फ्लटर एप्लीकेशन, तो लेट्स डू इट फ्रॉम हियर। एंड वो बाहर तो इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन वो साथ में फ्लटर की ऐप के अंदर भी इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। फिर लेट्स ट्राई स्पिन, तो हमने बाहर से उसको एक स्पिन इफेक्ट दिया है एंड वो पूरा उस एप्लीकेशन की विंडो को एसेंशली स्पिन कर रहा है। लेट्स ट्राई टू ओके, हम इसको डिफ़ॉल्ट पर ही रखते हैं। लेट्स गिव इट अ शैडो, लेट्स रिसाइज इट टू डिफ़ॉल्ट एंड लेट्स मिरर इट एंड नाउ लेट्स स्पिन इट। तो एज़ यू कैन सी हमने बाहर से उसको काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स प्रोवाइड किए हैं कि भाई मिरर इफेक्ट भी हो, शैडो भी उसका हो, स्पिन भी वो खुद से करता रहे, और हम इसके इंक्रीमेंट को भी कर रहे हैं जो कि बाहर से हो रहा है, एंड इट्स लिटरली modifying the state as well as the style of our quote unquote Flutter application, which is super cool. Okay. Now let's look at text field. So isko I'll just stop spinning it for a while and okay, इसको थोड़ा सा straight कर लेते हैं, ठीक है। Hello there. And as you can see हमारे पास ये reflection यहाँ पर भी आ रहा है, and if we were to mirror it, stop mirroring it, तो obviously वो वाली चीज़ जा चुकी है। Now the coolest part is this कि let's suppose आपके पास मोस्टली होता ही है कि डेवलपर्स को अपना पोर्टफोलियो शोकेस करना होता है, ठीक है। तो वो यूजुअली करते ही क्या है कि वो गिटहब के अंदर उसकी स्क्रीन की एक रिकॉर्डिंग एज अ जिफ वहाँ पर डाल देते हैं, एंड जस्ट ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ गिटहब टू शोकेस देयर पोर्टफोलियो, ठीक है। या इवन ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर क्या होता है कि वो जिन प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रही होती हैं, तो दे वांट टू शोकेस देम एज पार्ट ऑफ देयर केस स्टडीज ऑन देयर वेबसाइट, ताकि जो पोटेंशियल लीड्स उनकी वेबसाइट पर आ रही हूँ वो देख सकें कि अच्छा उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है। तो इसके लिए यूजली उनको करना ये पड़ता था कि अगेन या तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाले, या फिर वो अपने UI/UX डिज़ाइनर से बोलें कि भाई इसका हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप मुझे क्रिएट करके दे दो, तो वो प्रोटोटाइप को फिर वो अपनी वेबसाइट्स में एम्बेड करते थे, एंड इट वाज थ्रू दैट प्रोटोटाइप का डिव कि आप उसको इंटरैक्ट करके देख रहे हो, एंड यू आर बेसिकली इंटरैक्टिंग विद द UI, मतलब वो डिज़ाइन हुई हुई चीज़ थी, वो एक एक्चुअल एप्लीकेशन नहीं थी। तो ये उन यूज़ केसेस के लिए एलिमेंट एम्बेडिंग इज सुपर सुपर यूजफुल, वेयर आप बेसिकली अपनी पूरी एक फ्लटर की एप्लीकेशन, बनी बनाई एप्लीकेशन को आप एक डिव के तौर पर एक वेबसाइट के अंदर एम्बेड करवा रहे हो, एंड जो बंदा आपकी वेबसाइट पर लैंड कर रहा है या आपके वेब पेज पर लैंड कर रहा है, वो डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन को एक वेबसाइट के अंदर चला कर देख सकता है। हाउ कूल इज दैट? आई मीन, I don't know if you're as excited about this or not, but this was literally my highlight from the 3.7 update. I mean, this is awesome. What else anybody needs? Exactly. ठीक है, तो moving on, the other enhancements and additions to the Flutter web is कि अब उन्होंने WebAssembly, which is WASM का भी support डाल दिया, as well as RISC-V का support. तो what this means is this कि आपकी application काफ़ी ज़्यादा enhance further होगी, क्योंकि WASM and RISC-V are in RISC-V at least is an architecture जो कि स्मॉलर डिवाइसेस या लो एंड डिवाइसेस के ऊपर वो बेसिकली वो लगता है, ठीक है। यानी कि सर्वर्स के ऊपर RISC-V आर्किटेक्चर फॉलो होता है एंड स्टफ लाइक दैट। तो अब फ्लटर वेब का स्कोप भी फर्दर इंक्रीज हो रहा है, एज वेल एज उसके अंदर परफॉर्मेंस अपडेट्स एंड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स भी आ रही हैं, जो कि पहले डेवलपर्स को अक्सर शिकायत थी कि वेब में ये वाली चीज़ स्क्रोलिंग ठीक से नहीं वर्क कर रही है या लैग हो रहा है, दिस एंड दैट, ठीक है। तो ये होपफुली इस चीज़ के साथ रिजॉल्व हो जाएगी। And yeah, so devices that are built on the RISC-V architecture are now also supported and added to the Flutter web का scope. तो अगर आप servers या embedded devices के लिए अगर आप कोई Flutter application बनाना चाह रहे हैं, तो now you can do that as well. Impeller, I hope आप लोगों ने Impeller के बारे में एक रेव तो सुनी होगी कि वो भाई अब किया जा रहा है, अब Impeller आ रहा है। तो what exactly does that mean? Impeller अब स्किया को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करेगा एज न्यू रेंडरिंग इंजन, लेकिन वाई इज दैट, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, फ्लटर का जो करंट रेंडरिंग इंजन है वो स्किया कहलाता है, ठीक है।
एंड स्किया से हटके अब वो लोग आहिस्ता-आहिस्ता फ्लटर इम्पेलर के ऊपर जा रहे हैं, जो कि इट्स कंसिडर्ड टू बी अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड रेंडरिंग रन टाइम फॉर फ्लटर, ठीक है? लेकिन आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मेनी टेक्निकल डिटेल्स, लेकिन एज़ अ डेवलपर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन तो आएगा ना कि मतलब स्किया चल रहा था, तो स्किया को रिप्लेस करने की क्या ज़रूरत थी कि उन्होंने पूरा एक सिरे से नए रेंडरिंग इंजन के ऊपर ही काम करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो उसका एक रीज़न बेसिकली ये है कि स्किया वर्क किस तरह से करता है। स्किया इस तरह से वर्क करता है कि आपके पास जो आप फ्लटर का पूरा कोड लिखते हो ना, जो बिल्ड मेथड के अंदर आप पूरा अपना विजेट ट्री बनाते हो, ठीक है? तो यू कोड दैट विजेट ट्री, देन यू बिल्ड इट, जो कि फिर वो नेटिव कोड के अंदर वो कंपाइल होता है। एंड देन उसके बाद कंपाइल होने के बाद होता ये है कि रन टाइम के ऊपर जिस तरह से आपके पास एप्लीकेशन उसने चला दी, इट्स नाउ रनिंग ऑन योर डिवाइस, फिर वो जिस तरह से एक-एक स्क्रीन पर आता जाता है ना, वो शेडर फाइल्स को रन टाइम पर कंपाइल करता है और उस तरह से फिर वो फाइनली आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ रेंडर होती है। शेडर फाइल्स होता क्या है? शेडर फाइल्स जो है ना वो सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं या वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपके विजेट ट्री के अंदर जो भी आप विजेट्स यूज़ कर रहे हो या जो भी आप स्टाइलिंग यूज़ कर रहे हो, उसको रेंडर करवाने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको आप कह सकते हो कि वो शेडर फाइल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है? फॉर इंस्टेंस आप लोग अक्सर अगर कलर यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है? तो कलर विथ ओपेसिटी 0.5 अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, या अगर आप शैडोज़ यूज़ कर रहे हो, या अगर आप जो है अपने इमेज को क्लिप कर रहे हो, ठीक है? तो ये सारे इस टाइप के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, ये आप कह सकते हो कि वो शेडर फाइल का पार्ट होता है। और जिस तरह से आप एक स्क्रीन पर आते हो, तो उधर ही स्किया जो है वो देखता है कि अच्छा अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उन फाइल्स को उठाते हैं, उसी वक़्त कंपाइल करता है और फिर उसी वक़्त वो आपको फिर फाइनली रेंडर यानी कि पेंट करके देता है आपकी स्क्रीन पर। इसकी वजह से होता क्या है कि काफ़ी दफ़ा ना आपके पास जैंक्स यानी कि लैग्स आ रहे होते हैं। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू एक्सपीरियंस्ड दिस बिफोर, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा से ये था कि जब भी मैं लिस्ट व्यूज़ के साथ काम कर रही होती थी ना और मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट होती थी, लेट्स से 500 आइटम्स की लिस्ट, इवन दो पेजिनेशन वगैरह सब कुछ लगी हुई है। होता ये था कि जब मैं बहुत तेज़ी से जब आगे-पीछे स्क्रॉल करती थी ना, तो पिछली इमेजेस जो कि रेंडर हो चुकी थी, जब मैं नीचे जाती थी तो नई इमेजेस रेंडर होती थी और जैसे ही जब मैं पहले वापस ऊपर जाती थी, तो जो पुरानी इमेजेस थी वो दोबारा से री-रेंडर होती थी। तो यानी कि वो कैश वगैरह नहीं होती थी एंड इट वुड यूज़ टू टेक टाइम एंड काफ़ी लो एंड डिवाइसेज़ के ऊपर फिर वो मेमोरी ओवरफ्लोज़ के भी एरर्स आ रहे होते थे, ठीक है? आई थिंक एंड दैट्स यू कैन या आई थिंक दैट्स स्टिल अ लॉट ऑफ पेन टू बी ऑनेस्ट। अगर आपकी इमेज जो है वो जैसे ही 1 MB या 1.5 MB क्रॉस करती है, और इसकी वजह से आई थिंक काफ़ी एक बड़ा बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। अभी हम जितनी भी चैटिंग एप्लीकेशंस बना रहे हैं, रिसेंटली मैं काम कर रहा था, उसमें यही इशू आया। तो पहले मैं इमेज को कंप्रेस नहीं कर रहा था। सो होता ये था कि 1 MB से जैसी इमेज ऊपर आती थी, वो जैसे ही हम स्क्रॉल करते थे तो ऊपर वाली इमेज दोबारा रेंडर हो जाती थी। अब क्लाइंट कह रहा है कि यार व्हाट्सएप में तो ऐसा नहीं होता। और एक सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि डेवलपर्स की कमज़ोरी ये है कि आपका क्लाइंट हमेशा व्हाट्सएप की एग्जांपल लेता है, जबकि उसको ये नहीं पता कि व्हाट्सएप यस। कंपनी की जो वर्थ है वो इस टाइम $1 बिलियन है, और तुम शायद शायद मुझे मंथली बेसिस के ऊपर $2000 पे कर रहे हो या इस तरह से। और उतनी रिसोर्सेज भी नहीं है, इतनी रिसोर्सेज तुमने हायर नहीं कर रखी, और वो डायरेक्ट कंपेयर करेगा अपनी एप्लीकेशन को व्हाट्सएप के साथ। दैट्स टू बी रियली ऑनेस्ट, दैट्स अ लॉट ऑफ पेन। फायरबेस के साथ तो बहुत ज़्यादा इशू आता है, रेस्ट एपीआईज के साथ फिर भी यस। थोड़ा सा आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक ये जब रोल आउट होगा फॉर एंड्रॉयड, आई थिंक फॉर iOS इट्स अवेलेबल, तो इट विल प्रोवाइड अ रियली गुड यूजर एक्सपीरियंस टू द यूजर। कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको वो लैग फील नहीं हो रहा, आपको वो दोबारा से परेशान नहीं होना पड़ा कि यार इमेज दोबारा से क्यों लोड हो रही है, अभी तो इतना वेट किया था मैंने। सो दैट्स दिस इज समथिंग कि मैं इसके लिए लुक फॉरवर्ड हूँ कि कब आएगी और इसको हम टेस्ट करेंगे। एग्जैक्टली एंड प्रिसाइजली तो दिस इज समथिंग जो कि इवन आप बाकी फ्लटर डेवलपर्स ने कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस किया होगा कि स्पेशली इमेजेस की रेंडरिंग में या तो स्क्रीन ट्रांजिशन होते होते अटक जाएगी, या फिर वो इमेज अगर रेंडर हो रही है तो आपकी वो इटसेल्फ स्क्रीन अटक जाएगी, या वो री रेंडर हो रहा है तो यूएक्स इज़ वेरी बैड, ठीक है? और वो सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो शेडर फाइल्स जो कि वो वाली फाइल्स हैं जो कि आपकी रेंडरिंग को कंट्रोल करती हैं, वो रन टाइम पर सब कंपाइल हो रही हैं, ठीक है? तो हाउ डू यू ओवरकम देम?
you overcome them by basically pre-compiling them, and जब आपके पास pre-compile होके सारी फाइल्स पड़ी हुई होंगी, तो जैसे आप उन स्क्रीन्स के ऊपर आते जाओगे, उनके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें कंपाइल पड़ी हुई हैं, एंड they'll just be straight up, you know, displaying and rendering everything on the screen, which is exactly what impeller does. impeller करता ही क्या है कि वो एक जनरल या एक जेनेरिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्री कंपाइल करके रख लेते हैं, जो उसको लाजमी पता है कि यार इस एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं इस चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे होते हो ना, और वो लिखा हुआ रहा होता है कंपाइलिंग, लिंकिंग, बिल्डिंग एंड ऑल दोज डिफरेंट स्टेप्स, तो उस पॉइंट पर ये वाली फाइल्स वो कंपाइल करके रख लेते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन जब यूज़ हो रही होती है, तो इट गिव्स अ वेरी प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस, क्योंकि एम्पेलर को पता होता है कि भाई ये वाली चीज़ मैंने कंपाइल करके रख ली, और अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे पहले से पता होगा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, कहाँ पर वो चीज़ों को बेटर रेंडर कर सकता है। इट ऑल्सो मेक्स इफेक्टिव यूज़ ऑफ कंकरेंसी, क्योंकि वो फिर आपके मेन आइसोलेट को ब्लॉक करके नहीं रख लेता है, वो पैरेलल में अपने इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करता भी रहता है, इवन फॉर दोज इंस्ट्रक्शंस जो प्री कंपाइल नहीं हुए थे। तो वो आपके मेन यूआई को ब्लॉक नहीं करते, वो पैरेलल में करता रहेगा। इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि 3.7 के ऊपर जो फ्लटर एप्स अपडेट हुई हुई हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो इवन विदाउट इम्पेलर इट्स गिविंग अ वेरी स्टेलर परफॉर्मेंस। मतलब जिस एप्लीकेशन की मैं बात करी थी, उसमें मैंने इम्पेलर के साथ उसको रन भी नहीं किया था, और फिर भी वो एक इतनी मज़ेदार का परफॉर्मेंस दे रही थी। तो फिर इम्पेलर के साथ यू कैन ओनली इमेजिन कि किस टाइप की परफॉर्मेंस है। And the other thing is this, it's also making effective use of modern graphics API, such as Vulkan Metal. तो हमारे पास जो आपके जीपीयूज होते हैं ना, उनकी अपनी जो एपीआईज होती हैं, तो स्किया पहले उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता था, वो अपनी मतलब अपने ऊपर खुद कर रहा होता था, एंड इट वाज जस्ट लेवरेजिंग द जीपीयूज फॉर रेंडरिंग पर्पसेस, ठीक है। लेकिन इम्पेलर इज एक्चुअली मेकिंग यूज ऑफ दोज एपीआईज इन ऑर्डर टू कंपाइल देम, इन ऑर्डर टू पेंट द पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये वाली भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी अच्छी और जितनी स्टेबल हमारे पास जीपीयूज के एपीआईज होंगे, उतनी बेटर हमारी इम्पेलर की भी परफॉर्मेंस हो सकती है। Which finally calls for a demo time. So if you want to scan this QR code, feel free to do so. Okay. तो मैं ये जो डेमो दिखाने जा रही हूँ, मैं ये उसी एक एप्लीकेशन का डेमो दिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है वंडरस। उसको ऑफिशियल फ्लटर फॉरवर्ड के इवेंट में दिखाया गया था, एंड द रीज़न कि मैं इसको वापस से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी एप्लीकेशन को अपने पास इंस्टॉल करके देखा था, एंड आई सॉ लाइक आई कंपेयर्ड कि उन्होंने वीडियो में क्या दिखाया था, एंड आई कंपेयर्ड कि एप्लीकेशन में खुद क्या है, एंड आई कंपेयर्ड द परफॉर्मेंस, एंड आई किड यू गाइज नॉट, you will be surprised. Okay, so let's just look at the demo. ओके, तो अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि ये जो वीडियो दिखाई थी दिस इज़ जस्ट द प्रोटोटाइप, और यार प्रोटोटाइप्स तो डिज़ाइनर्स हमेशा ही इतने क्रेजी किस्म के बनाते हैं कि हम उसको इतने क्रेजी होते हैं कि वो कभी फ्लटर के अपने डिज़ाइन में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं पाते। तो you're wrong, because if you actually go and download this application in your phone and run it, you will see कि ये एक फ्लटर के ऊपर ऐप बनी हुई है, और ये सारे इफेक्ट्स वर रियल जो कि फ्लटर के अंदर उन्होंने करके दिखाए हैं। तो आई विल ट्राई टू आई सी कि अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख जाए, आई ट्राई माई बेस्ट। आसिफ प्लीज जस्ट कीप गाइडिंग मी इन केस आई नीड टू जूम आउट और जूम इन और व्हाटएवर। तो
ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है? लेट मी जस्ट क्विट इट एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन, ठीक है? एंड एज़ यू कैन सी इफ़ आई स्क्रॉल इधर, तो ये एक पैरालैक्स इफ़ेक्ट के साथ हमें डिफरेंट अपने आर्टिफैक्ट्स, सॉरी, डिफरेंट प्लेसेस दिखा रही है, डिफरेंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दिखा रहा है। एंड इफ़ लेट्स सपोज़ वी स्क्रॉल ओवर हियर, तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ स्क्रॉलिंग आ रही है, जिसके साथ काफ़ी डिफरेंट एनिमेशन इफ़ेक्ट्स भी इन लोगों ने यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है? इसके अलावा इफ़ वी वर टू लुक एट दिस आर्टिफैक्ट स्क्रीन ओवर हियर, तो जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह से एनिमेट होके दिखा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वीडियो में दिखाया हुआ था। And this is all done in Flutter, and as you can see, the performance is just pixel perfect. It's perfectly smooth. उनकी एक टाइमलाइन थी, आई डोंट रिमेंबर ये कहाँ से आती है। राइट, ओके। तो ये उनका एक टाइमलाइन फीचर है, ओके, ओवर हियर, ठीक है? एज यू कैन सी, ये पूरी टाइमलाइन उन्होंने फ्लटर में बनाई हुई है, एंड जिस तरह से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, यू कैन सी कि कितना फास्ट, कितना स्मूथ स्क्रॉल भी हो रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो फील द हैप्टिक फीडबैक इन द फोन। हैप्टिक फीडबैक वो होता है कि जब आप टाइप कर रहे होते हो और वो एक बहुत ही आपको सटल सा एक वाइब्रेशन दे रहा होता है ना, तो इसमें उन्होंने हैप्टिक फीडबैक को भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है विद स्क्रॉलिंग, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है? तो yeah, feel free to download this on your phones as well. It's completely free to download, and it is only when you will download and use it yourself कि आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा, मतलब ये वाकई में एक परफॉर्मेंस एंड इम्पेलर के हवाले से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। I think Yeah. I think this is also a good time to go and write a post for that developer. No, bro, we are doing the same. Absolutely. And you know, the best part is this, that you have their code publicly available on their GitHub. तो if you're curious कि यार उन्होंने ये वाला इफेक्ट किस तरह से अचीव किया, या यहाँ पर उन्होंने एक स्मूथ स्क्रोलिंग इफेक्ट किस तरह से अचीव किया, या ये पैरालैक्स इफेक्ट कैसे अचीव किया, तो यू कैन एक्चुअली लुक एट देयर कोड एंड ट्राई इट आउट योरसेल्फ। तो अगर हम बहुत ही क्विकली इनके कोड को देखें, तो दिस इज़ देयर गिटहब रिपोजिटरी, जी स्किनर की ये रिपोजिटरी, एंड दे हैव द फ्लटर वंडर्स ऐप ओवर हियर। उन्होंने रीडमी में कुछ इसके बारे में बताया हुआ भी है, और इम्पेलर के बारे में भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपने पास ये फर्स्ट हैंड को इंपोर्ट करते हैं, क्लोन करते हैं, तो इसके अंदर इम्पेलर इनेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि अगर आप इसको इम्पेलर के साथ चलाने हैं, तो आपको इसमें iOS के अंदर इन्फो पी लिस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको जाके करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो इवन इफ नॉट फॉर इम्पेलर, अगर आपको यूर जस्ट looking at the application, you're just using it and you're literally just curious कि यार उन्होंने इस टाइप की क्रेजी टाइमलाइन किस तरह से उन्होंने इनकॉर्पोरेट की, या जो हम जब हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहे थे और आर्टिफैक्ट्स हमारे पास एनिमेट होकर आ रहे थे, तो वो क्या कोड था कि जिसके थ्रू उन्होंने इस टाइप की स्क्रीन को अचीव किया था। तो the code is right in front of you. You can literally feel free to look at it कि कौन सी यहाँ पर फाइल्स हैं, क्या उन्होंने widgets यूज़ किए हैं, क्या उन्होंने स्टेट मैनेजमेंट यूज़ किया है, और किस तरह से आपने वो किया। तो जो शुरू में सेशन शुरू होने से पहले जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और आसिफ बता रहे थे कि लोग जो है पिछले सेशन के बाद थोड़ा-सा घबरा गए थे कि अच्छा, फ्लटर में ये भी होता है, एंड हम यहाँ तक इस प्रोफेशनल लेवल तक कब तक पहुँचेंगे। तो द थिंग इज़ कि आसिफ एंड अदर यूट्यूबर्स और अदर फ्लटर कंटेंट क्रिएटर्स दैट यू फॉलो, वो आपको एक एक्सटेंट तक सिखा सकते हैं। वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर नहीं कर सकते, लेकिन एज एक्सपर्ट्स, एज लीडर्स, we can point you in the right direction. So this code and many other code snippets are publicly available on the internet. तो आप खुद उसको go through करें, आप खुद चीज़ों को investigate करें, खुद जाके methods के अंदर घुसें, widgets के अंदर घुसें, and just see के हो क्या रहा है. And then literally, I kid you not, you will feel a major difference in where you were and where you are now. Okay, moving on, DevTools. आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो DevTools को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, लेकिन DevTools एक स्वीट ऑफ टूल्स है जो फ्लटर एसडीके के साथ आता है। जब आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो या तो DevTools को आप VS कोड से चला सकते हैं, या फिर वो एक
डार्ट का लोगो आ रहा होगा डेव टूल्स करके, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पूरे के पूरे डेव टूल्स आपके या तो आईडी के अंदर या फिर आपको वेबसाइट के अंदर लोकल होस्ट के अंदर खोल के दे देगा। डेव टूल्स में वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगी एंड वी आर आल्सो वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। तो उसमें होता ये है कि आप ना अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को एनालाइज़ कर सकते हैं, आप उसकी मेमोरी को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर मेमोरी लीक्स हो रही हैं या कहीं पर अगर आपको स्क्रीन बहुत लैगी लग रही है यार कि जब मैं स्क्रॉल करती हूँ तो ये बहुत अटकती है स्क्रीन और इतनी अटकती है कि कभी-कभार ऐप ही क्रैश हो जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आप डेव टूल्स के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज़ कर सकते हैं। तो 3.7 के अंदर उन्होंने 2 मेजर अपडेट्स निकाली थी। एक उन्होंने परफॉर्मेंस टैब के हवाले से निकाली थी और एक उन्होंने मेमोरी टैब के हवाले से निकाली थी। परफॉर्मेंस टैब के अंदर पहले जो है ना वो आपको एक रन टाइम के अंदर वो आपको फ्रेम्स दिखाते थे कि ये वाला फ्रेम जो है ना वो इतने टाइम में लोड हुआ है और साथ में वो आपको पूरा एक ट्री या कॉलिंग ट्री या आपको ट्रेस पूरा दिखा रहे होते थे कि इस फ्रेम के अंदर कौन-सा विजेट बिल्ड हुआ है, कौन-सा मेथड कॉल हुआ है, कौन से शेडर्स चले हैं, लाइक ऑल द डिफरेंट पूरा आपको जो एक ट्री आपका जो बन रहा होता था ना उसकी टेक्निकल जार्गन में वो आपको उसका पूरा कॉलिंग स्टैक दिखाते थे। तो यूजिंग दैट एंड द फ्रेम्स डेवलपर्स जो है उसको एनालाइज़ करते थे कि अच्छा इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी हुई है इसकी वजह से मेरा जो यूआई थ्रेड है वो बहुत ज़्यादा ब्लोटेड हो रहा है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है जिसकी वजह से ये लैग्स आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा ना डेवलपर्स के लिए समझने में मुश्किल होता था क्योंकि अगर आप उसको नोट करेंगे बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता था सच दैट कि यू वुड लिटरली हैव टू गो एंड गूगल दोज़ टर्मिनोलॉजीज़ दैट वर मेंशन्ड देयर। तो उन्होंने इस अपडेट में ये निकाला कि उन्होंने हेल्पफुल इनसाइट्स एंड सजेशंस को इंट्रोड्यूस किए हैं। तो फॉर इंस्टेंस इस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है कि build was the longest UI phase in this frame. Consider enabling track widget builds from the enhanced tracking options above and reproducing the behavior in your app. This is just for replicating that issue in DevTools. ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स में ये भी लिखा हुआ है कि 32.2 milliseconds of shader compilation occurred during this frame. This may negatively affect your app's performance. So consider using the raster metrics tab to identify rendering layers that are expensive to rasterize. तो उन्होंने ना बहुत कंसाइज करके बता दी कि भाई आपकी शेडर कंपाइलेशन ने टोटल इतना टाइम लिया है तो आप जो है ना कंसिडर कि आप इस वाले टैब में जाकर इसका फर्दर एक डीप एनालिसिस देखें कि हो क्या रहा है ताकि आपको पता चल सके। तो ये उन्होंने ना आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि दिस इज़ वेयर यू कैन बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम इन योर एनालिसिस जर्नी। दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट तो काफ़ी मतलब आपको लगेंगे कि यार बहुत बेसिक से स्टेटमेंट्स ये लोग दे रहे हैं बट इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट माइट हेल्प यू गेट स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन। फिर उन्होंने मेमोरी टैब के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। उन्होंने 3 टैब्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं प्रोफाइल, ट्रेस एंड डिफ के। डिफ करता ही है कि आप 2 स्नैपशॉट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो कि फॉर इंस्टेंस टाइम स्टैम्प 1 और टाइम स्टैम्प 3 के अंदर आपने 2 स्नैपशॉट्स उठाए और आपने देखा कि इन दोनों में कितना मेमोरी का डिफरेंस आया। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम व्हाट्सएप की एप्लीकेशन बात करें, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ व्हाट्सएप की एप्लीकेशन बंद है, आप खोलते हो, आप जो है फर्स्ट टाइम किसी के साथ जो आप चैट कर रहे थे, आप उसकी चैट की विंडो खोलते हो और आपकी पूरी कन्वर्सेशन लोड होती है। फिर आप उसमें अपना एक मैसेज टाइप करके सेंड करते हो एंड देन यू गो बैक जहाँ पर आपकी बाकी की कन्वर्सेशंस आ रही होती हैं। फिर अगर आप दोबारा से उसी चैट के स्क्रीन को खोलते हो उसी बंदे के साथ, तो इस दफ़ा आपके पास मैसेजेस दोबारा से पूरे उठकर नहीं आते, दोबारा से लोड नहीं होते, वो पहले से पड़े हुए होते हैं, तो वो मेमोरी से उठकर आपके पास स्क्रीन पर आ जाते हैं एंड यू बेसिकली जस्ट कैरी ऑन विद योर चैट, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल था कि फॉर इंस्टेंस आपने जब वो फर्स्ट टाइम खुल रही थी और जब वो सब्सिक्वेंट टाइम्स खुल रही है, तो आपने ये दोनों स्नैपशॉट्स को उठाया और आपने कंपेयर किया कि मेमोरी में कितना डिफरेंस आया है और कहाँ पर ऑप्टिमाइज़ेशंस हो सकती हैं। ट्रेस में फिर ये होता है कि वो आपको पूरा ट्रेस दिखा रहा होता है, तो आप पूरे के पूरे कोड पाथ्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि अच्छा वो कौन-सा कोड पाथ है कि जहाँ पे कितनी मेमोरी एलोकेट हुई थी। एंड प्रोफाइल इज़ बेसिकली कि आप करंट मेमोरी एलोकेशन को एनालाइज़ कर सकते हो बाय क्लास, बाय टाइप। तो अगर आप जो है कुछ क्लासेस या कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपकी एप्लीकेशन में मौजूद हैं, जो कि ऑब्वियसली होती हैं, तो यू कैन सी कि यार कौन-सी क्लास में जो है लाइक फॉर इंस्टेंस प्रोवाइडर्स हो गए, ठीक है? तो कौन-सी क्लास कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही है और कहाँ पर मेमोरी को पोटेंशियली फ्री अप किया जा सकता है एंड स्टफ लाइक दैट।
उसके अलावा फाइनली वी हैव डार्ट 3 अल्फा। 3 अल्फा अभी स्टेबल के अंदर नहीं आई है, तो इट्स करेंटली इन बेटा राइट नाउ। इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट तो यू कैन एक्चुअली गो ऑन डार्ट पैड, एंड डार्ट पैड पर जाकर ना आप अपने चैनल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है यार मैं अपने सिस्टम पर चैनल नहीं बदलना चाह रहा क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो वो कहीं अफेक्ट ना हो जाए, तो डार्ट पैड इज़ अ सेफ प्ले ग्राउंड फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट विद द डार्ट 3 अल्फा फीचर्स। So yeah, it might be a good starting point for you. So the thing is कि 3 alpha के साथ it supports 100% sound null safety, which is very good and also very bad. It's very good in the sense कि अब हमारे पास जो है, आप अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो डार्ट और मतलब वो ऑलरेडी नल सेफ्टी के साथ वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड जो भी आप पैकेजेस यूज़ करोगे तो यू वुड हैव टू मेक श्योर कि वो नल सेफ्टी उनमें इनेबल्ड है, एंड इट बेसिकली मीन्स कि यू विल हैव टू पॉलिश अप ऑन योर नल सेफ्टी स्किल्स इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, ताकि आपको फिर बाद में जाके प्रॉब्लम्स फेस ना हो। The reason why it's kind of bad is because for developers जो कि काफ़ी टाइम से फ्लटर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो पुराने वर्जन्स के ऊपर पड़े हुए हैं, तो you would have to migrate all of them to null safety and migrate all the packages to null safety, upgrade them to the null safe versions, ताकि फिर जब आपके पास इन द कमिंग फ्लटर अपडेट्स जब वो 3 अल्फा को स्टेबल के अंदर अगर वो लेकर आ गया ना और आपके पास वो फ्लटर अपडेट हो गई है, तो फिर आपके पास मसला आ जाएगा उन पुराने प्रोजेक्ट्स में। सो मेक श्योर दैट यू utilize this time very effectively and you start learning null safety syntax if you haven't already, and agar aapko null safety ke sath you're like familiar with it, it's like right on your fingertips, तो फिर मेक श्योर कि आपके जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप आहिस्ता आहिस्ता नल सेफ्टी के ऊपर लेकर आना शुरू हो जाएं ताकि एकदम आपके ऊपर बम ना पड़े एंड यू डोंट पैनिक। ठीक है। अगर आपको याद हो तो फ्लटर 2.0 में जब एकदम से उन्होंने नल सेफ्टी अरेंज करवा दी थी, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, लाइक इट वाज रियली ऑफुल एक्सपीरियंस कि आप एक एप्लीकेशन में काम कर रहे हो और दैट टाइम क्योंकि वो न्यू थी, सो इट मींस यू हैव टू राइट ऑलमोस्ट होल न्यू कोड। ठीक है, आपको बस हर जगह पे आप नॉट साइन ऐड करते हैं, क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं, तो बंदा इस सोच में पड़ जाता था कि यार इससे अच्छा तो मैं नई एप्लीकेशन बना लूं, एग्जैक्टली। या फिर मैं फ्लटर को क्विट ही कर देता हूँ ना भाई। अगर अगर एक अपडेट में मुझे इतना डैमेज हो रहा है तो इससे अच्छा तो मैं कुछ और सीख लूँ। तो गाइस बी मेंटली प्रिपेयर फॉर इट, इट्स कमिंग योर वे। एग्जैक्टली। एंड यू नो व्हाट, यू डोंट हैव टू फियर नल सेफ्टी, बिकॉज अगर आप उसको समझ के करो ना तो यू विल रियलाइज कि यार नल सेफ्टी तो मेरा काफ़ी टाइम सेव कर रहा है, क्योंकि पहले आपको बहुत सारे नल चेक्स इंप्लीमेंट खुद से करने पड़ते थे, और वो भी तब जाके, या तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ही इतनी अच्छी है कि आप हर एपीआई कॉल को या हर डेटाबेस कॉल को आप ट्राई कैच के अंदर रैप कर रहे हो और प्रॉपरली आप नल एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे हो हर जगह, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू नल के चेक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन फिर भी होता ही रहता है कि कभी कभार आपसे फिर भी कोई ना कोई ऐसा यूज़ केस मिस आउट हो जाता था कि वो रन टाइम पर फिर आपको वही रेड स्क्रीन ऑफ एरर दिखाता था कि भाई दिस वाज यूज्ड ऑन अ नल, मतलब नल एक्सप्रेशन वाज यूज्ड ऑन अ नल वैल्यू, एंड भाई आप जाकर अपने कोड को फिक्स करो। ठीक है, तो नल सेफ्टी आपको जो है ना, पहले से आपको जब आप कोड लिख रहे होते हो तो आपको उसी वक्त बता देता है कि भाई जो आप लिख रहे हो उसके ना पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं, तो देख लो कि आपको नलेबल रखना है, यहाँ पर इसको नॉन नलेबल बनाया जा सकता है, या आपको और क्या क्या मैकेनिज्म्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एरर। तो अगर आप एक दफ़ा, लिटरली एक दफ़ा आप नल सेफ्टी को समझ के करोगे ना, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कि इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, वो अभी भी हम लोग नल सेफ्टी के बावजूद हमारे पास रन टाइम पर इसलिए नल एक्सेप्शंस आ रहे होते हैं क्योंकि हमने उसको ठीक से यूज़ ही नहीं किया हुआ है। लाइक एक मेथड बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई वो नॉन नलेबल ऑब्जेक्ट्स ही सिर्फ वो एक्सेप्ट करेगा, वो नलेबल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ड्यू टू सम रीज़न अगर हमारा ऑब्जेक्ट नलेबल होता है, बिकॉज लेट्स से वी आर फेचिंग इट फ्रॉम एन एपीआई कॉल और समथिंग, तो वो बाय नेचर इट इज़ नलेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मेथड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चलो इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं एज असर्शन ऑपरेटर, ताकि हम आईडी को चुप करा दें और हम जो है आगे मतलब हमारा कोड चल जाए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ओनली डू दैट व्हेन यू 100% sure कि by the time that this specific line of code is being executed आपका object null नहीं होगा, तब and only तब
you should use the assertion operator. Anyway, this is not a class on null safety, and we might delve into it deeper maybe some other time. But anyway, coming back to Dart 3 alpha के इसके अंदर और क्या क्या उन्होंने enhancements किया. So they have added class modifiers, which is both good and bad. पहले आप लोग खुशी होते थे कि यार C शार्प में तो इतने सारे modifiers होते हैं कि यूनिवर्सिटी में भी जब पढ़ाए जाते थे तो पूरे पूरे रट्टे लगते थे यार, कौन सी क्लास में प्राइवेट मेंबर होगा तो कहाँ का एक्सेसिबल होगा, पब्लिक होगा कहाँ का एक्सेसिबल होगा, प्रोटेक्टेड होगा कहाँ का एक्सेसिबल होगा. लाइक आई रिमेंबर पूरा 3x3 का एक टेबल बनता था, ठीक है, जो कि फ्लटर में नहीं था, और शुड आई से अब तक नहीं था, राइट. आप लोग सिर्फ एक पब्लिक वेरिएबल बनाते थे और एक प्राइवेट वेरिएबल बनाते थे एंड दैट्स इट, राइट. उन्होंने 3 अल्फा के अंदर कुछ नए क्लास मॉडिफायर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, सच एज क्लासेस उन्होंने डिफरेंट इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं. जैसे हमारे पास एक बेस क्लास होगी जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो लेकिन आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. फाइनल क्लास को आप ना ही एक्सटेंड करा सकते हो ना ही इम्प्लीमेंट करवा सकते हो. सील क्लासेस को आप जो है एक एग्जॉस्टिव टाइप चेकिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हो. उसका एग्जाम्पल आई थिंक शायद आगे डाला हुआ तो विल लुक एट इट. और मिक्सन्स भी लोगों ने एक अलग से इंट्रोड्यूस करवा दिया. मतलब पहले मिक्सन्स ऑलरेडी होते थे लेकिन अब आप खुद से मतलब मिक्सन्स वगैरह क्रिएट भी कर सकते हो. तो and the other thing is this which was one of the most exciting updates in Dart 3 alpha is records and patterns. पहले ये होता था कि अगर आप किसी मेथड से कुछ रिटर्न करवाना चाह रहे होते थे तो आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकते. कभी कभार आपको मोर देन वन वैल्यूज रिटर्न करानी होती थी. लेट्स सपोज आपको टपल रिटर्न करवाना है तो इसके लिए हम जुगाड़ ये लगाते थे कि या तो हम एक लिस्ट रिटर्न कराते थे या एक मैप रिटर्न कराते थे और फिर उसको की के साथ एक्सेस करते थे कि भाई इस की के अगेंस्ट क्या वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे ला कर दे दो, ठीक है. तो अब उन्होंने 3 अल्फा के अंदर रिकॉर्ड्स एंड पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करवा दिए. रिकॉर्ड्स बेसिकली करते ही हैं कि यू कैन रिटर्न कॉम्पोजिट डेटा और पैटर्न्स में ये है कि यू कैन फेच कॉम्पोजिट डेटा. तो जैसे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिकॉर्ड. एज यू कैन सी यहाँ पर हम कुछ कोऑर्डिनेट्स को रिटर्न करा रहे हैं एंड हमने कोई कस्टम क्लास नहीं बनाई है कोऑर्डिनेट्स की. हम उसको नॉर्मल डबल रिटर्न करा रहे हैं. एज यू कैन सी वेयर डबल एक्स एंड डबल वाई, ठीक है. एंड यहाँ पर हमारे पास जो जियो लोकेशन का मेथड कॉल हो रहा है तो ये फेच इस तरह से हो रहा है कि फाइनल लैट लॉन्ग, ठीक है. तो दिस इज़ बेसिकली पैटर्न एंड दिस इज़ रिकॉर्ड. तो यहाँ पर सिंपली आपने लैट लॉन्ग मतलब वेरिएबल के नाम दे दिया और आपने उसको इस तरह से गेट करवा दिया एंड दिस इज़ वेरी सिंपल. सो यू डोंट हैव टू create a map, you don't have to fetch it in a map, you don't have to look up a map. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी मिल जाती है, ठीक है. The other things obviously as part of Dart 3 alpha is कि आपके पास अब डायरेक्ट प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी की इंटरऑपरेबिलिटी की उन्होंने इंट्रोडक्शन कराई है. विच मीन्स कि अगर आप पहले जिस तरह से आप प्लेटफॉर्म चैनल्स या मेथड चैनल्स को यूज़ करते थे नेटिव कोड विथ डार्ट कोड की कम्युनिकेशन के बीच में, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको इन्हांस किया है और FFI जेन और JNI जेन के सपोर्ट के साथ. तो अब होगा ये कि विद FFI जेन एंड JNI जेन वो आपका काफ़ी ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड आपको बना कर दे देगा. सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन the calling of those or the calling of those APIs and not the communication of those APIs. तो ये आपका काफ़ी interoperability में थोड़ा सा time save करेगा. And the last thing that we saw was obviously support for WebAssembly and RISC-V in the Flutter web side of things. तो that was all from me. I'm sorry थोड़ा सा लंबा हो गया. I was trying to cover details with थोड़ा मतलब इतनी डिटेल के साथ कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिले और आपको थोड़ी सी समझ में आ जाए कि अच्छा ये वाली चीज़ अगर है तो क्यों है और किस लिए है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क मी नाउ. ओके, आई थिंक क्वेश्चंस गाइस, आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज़ मैं मेक श्योर कि आप लोग कमेंट कर दें एंड देन मैं वन बाय वन टॉप जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं पिक कर लेता हूँ एंड देन हम लोग पूछ सकते हैं. ओके, सो कुछ क्वेश्चंस मैंने भी नोट किए मीनवाइल इन द सेशन एंड आई थिंक इसका तो सिर्फ गूगल को ही पता होगा, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्लटर 4.0 कब तक लॉन्च हो जाएगी?
आई एम नॉट श्योर। क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते हैं, मुझे तो ये लगा था फ्लटर फॉरवर्ड एक्सटेंडेड में फ्लटर 4.0 होगी, लेकिन उन्होंने एक्सटेंड ही कर दिया उसका। बिकॉज वही वाली चीज़ ना कि इट वॉज एन एक्सटेंशन टू वट देव ऑलरेडी बिल्ट ऑन या वट देव ऑलरेडी डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड। तो फ्लटर वेब उन्होंने बना कर दे दी, उन्होंने डेस्कटॉप बना कर दे दिया, मैक ओएस का सपोर्ट दे दिया, लेकिन ऑब्वियसली इट वॉज लैकिंग फीचर्स, इट वॉज लैकिंग some development experiences which the developers wanted। तो extended का मतलब ही है कि अब वो उसको थोड़ा सा they're just building on top of that, ensuring कि वो आपको वो वाला experience दे सकें। क्योंकि अक्सर फिर लोग क्या आते हैं कि let's suppose वो नेटिव से फ्लटर में आ रहे हैं, फ्लटर में उन्होंने ये वाली चीज़ करके देखी, उन्होंने कहा यार फ्लटर में तो ये नहीं होता, नेटिव में तो ये वाली चीज़ हो सकती है, तो क्या फ़ायदा, चलो मैं वापस नेटिव में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली द पर्पस इज दिस कि वो फ्लटर को जो वो कह रहे हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो फ्रेमवर्क है उसको कह रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ दोज नेसेसरी बिल्डिंग ब्लॉक्स विच यू नीड, के जिसके ऊपर आप कह सकते हो कि यार मतलब वाकई में अगर फ्लटर के ऊपर आपने ये वाली एप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म के लिए बनाई है तो उसकी परफॉर्मेंस इज इक्विवेलेंट या एट पार विथ दैट ऑफ कि अगर आप उसको नेटिव में बनाते हैं। तो आई गेस दैट्स द क्रक्स। एंड रिगार्डिंग 4.2 वो आपको सुंदर पिचाई या टिम स्नीति बता सकते हैं। कैन नॉट से Okay. एनीथिंग अरे, ओवर देयर। a lot of people are talking in the community about Flutter के जल्दी आने वाला, so I thought maybe कुछ खास information हो GD इसके पास, you never know. Well, the update is this कि impeller के ऊपर obviously they're still kind of gathering feedback from developers on iOS, तो वहाँ से feedback मिलेगा तो उसको obviously Android के अंदर add करेंगे, and maybe in this year or in the coming year Android के ऊपर भी शायद वो आ जाए। बट डार्ट 3 अल्फा का उनका प्लान है कि वो इसी साल इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे, तो 3.7 का ही एक एक्सटेंडेड वो अपडेट निकाल रहे होंगे जिसमें डार्ट 3 अल्फा तो इसी साल आ रही है। So everyone needs to be prepared Okay. for modifiers and null Buckle safe up for and the null safety, guys. yes. Okay. So I'm not sure about कितनी फीमेल्स हमें देख रही हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें अपनी जीडी की जर्नी के बारे में गाइड करते हैं, एंड अगर कोई और फीमेल जीडीई की जर्नी को स्टार्ट करना चाहती हैं, सो उसमें किस तरह की हैडल्स आ सकती हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। डू आई नो वरीद भाई ने हमें गाइड किया था कि मैं चाहूँगा कि आप स्पेसिफिकली फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि वो किस तरह से, और पाकिस्तान से हम फीमेल्स जीडीए किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी जर्नी से पहले मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि फ्लटर जीडीईज़ होते क्या हैं और क्या उनका एक प्री कंसीव्ड नोशन बना हुआ है कि भई जीडीईज़ के लिए तो आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी, और असल में जीडीई कौन बन सकता है और कैसे बन सकते हैं, ठीक है? तो GDEs विच इज़ गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप तो भाई 100% एक्सपर्ट हो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर और आपको सब कुछ आता है, ठीक है? लाइक ए टू ज़ी सब कुछ आता है, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सही है? What being a GDE means कि you hold significant expertise in Flutter, कि इतनी एक्सपर्टीज़ के मतलब आपको बेसिक जो कोर फंडामेंटल्स है ना उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है कि अगर कल को वो लेट्स सपोज कोई न्यू स्टेट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं या कोई न्यू फीचर ऐड करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास लेट्स से अभी जो फ्लटर वेब के अंदर एलिमेंट एम्बेडिंग आया है, ठीक है? तो अगर आपको कोर उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है ना कि अच्छा भाई जावास्क्रिप्ट लेट्स से फ्लटर में किस तरह से जावास्क्रिप्ट को आप एक वेब व्यू के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हो, या अगर आपको नेटिव कोड के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप किस तरह से प्लेटफॉर्म चैनल्स या मेथड चैनल्स के साथ काम कर सकते हो, या अगर आपको बैकग्राउंड सर्विसेज क्रिएट करनी है तो आइसोलेट्स क्या होते हैं, वो आपका किस तरह से परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट ला रहा होता है, और वो आप किस तरह से आप अपने उस परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ऑफलोड कर सकते हैं, चीज़ों को पैरेलल में चला सकते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच अगर इफ़ यू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑन देम, it's not necessary कि आपको सबका syntax याद हो, there are still a lot of things that I have to Google and go back to my saved and bookmarked articles, यार कि ये वाली चीज़ कैसे करते थे। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, सिंटैक्स इज नॉट नेसेसरी, सही है? तो उसी को लेते हुए मैं अपनी जर्नी के ऊपर थोड़ा सा बताती हूँ। आई हैव बिन डूइंग फ्लटर सिंस 2017 इश, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। एंड उस वक्त ना मैं सिर्फ फ्लटर डेवलपमेंट करती थी, तो आई रिमेंबर कि जब इनिशियल टाइम था तो देयर वर सम
प्रॉब्लम्स दैट आई वाज़ फेसिंग कि यार ये वाली चीज़ फ्लटर में कैसे करेंगे, क्योंकि नेटिव एंड्रॉइड में मुझे पता होता था कि कैसे करते हैं, फ्लटर में इतना ज़्यादा नहीं पता था एंड उस वक़्त द कम्युनिटी वाज़ स्टिल बिल्डिंग, राइट? तो उस टाइम पर कोविड का टाइम था एंड आई यूज्ड टू रीच आउट टू वलीद ऑन लिंक्डइन एंड ही वाज़ काइंड इनफ टू रिप्लाई बैक कि यार इस वाली चीज़ को ऐसे करो। तो शुरू के 1-2 प्रॉब्लम्स में ना ही गाइडेड मी कि यार इस चीज़ को मे बी यू कुड ट्राई दिस, या ये वाली चीज़ को गूगल कर लो या इस तरह से कर लो। लेकिन स्लोली फिर हुआ क्या कि जब मैं उनसे कम्युनिकेट करती थी ना, व्हेन आई वाज़ एबल टू ट्रांसलेट माय प्रॉब्लम इनटू अ रिटन स्टेटमेंट, तो उनके जवाब आने से पहले ही मुझे समझ में आ जाता था कि अच्छा दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। एंड उसी के साथ बिकॉज़ when I would message him, I would not just wait for him to reply back to me. I wanted कि यार मैं अपनी प्रॉपर रिसर्च करूँ एंड सब कुछ करूँ ना इन द मीन टाइम। तो जब मैं करती रहती थी, मुझे नई चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलती थी। तो इससे ऑब्वियसली मतलब माई स्किल्स एंड माई नॉलेज ग्रू, राइट? कि एट दैट पॉइंट के फिर वलीद रियलाइज यार शी जस्ट नीडेड अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड शी इज गॉटन दैट एंड शी इज डूइंग गुड, शी इज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड शी इज समथिंग कि वो फ्लटर कराची का एक अच्छा मेंबर बन सकती हैं एंड शी कैन कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी एंड गिव सेशंस। तो ही इनवाइटेड मी टू द फर्स्ट सेशन, एक ऑनलाइन सेशन था। उस वक्त थोड़ी सी टू बी ऑनेस्ट थोड़ी सी फट रही थी क्योंकि लाइट वगैरह चली जाएगी तो फिर आप क्या करोगे, जनरेटर यूपीएस के अलग मसले, तो ना इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई वाज लाइक वेरी वेरी पैनिकी कि यार कैसे होगा, बट आई वाज लाइक चलो करके देख लेते हैं, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू लूज, राइट? तो gave it and the good thing was this that the people loved it, तो उससे मुझे पता चला कि अच्छा I do have something valuable to contribute to the community. The people are receptive of what I'm telling them and they want to learn more from me, ठीक है? तो इसी तरह से I started giving session after session after session. अच्छा, अब मैं करती क्या थी कि जब भी मैं कोई सेशन के लिए ओके या किसी को कंफर्म करती थी ना, या अगर मैं किसी सेशन में एज़ अ स्पीकर अप्लाई करती थी, तो आई वुड ट्राई कि मैं एक ऐसा टॉपिक पिक करूँ जो मुझे नहीं आता, सिरे से ही नहीं आता। हाँ, उस टॉपिक का नाम पता है लेकिन मुझे नहीं आता वो कैसे करते हैं। तो मैं वो करती थी और फिर जब 1-2 हफ्ते पहले आई वुड ट्राई इट आउट, आई वुड लर्न, आई वुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट एंड देन इट वुड वर्क, राइट? तो इससे मेरी और ज़्यादा नॉलेज होती गई। तो ये काइंड ऑफ मेरे कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन की जर्नी रही है। सो हाउ डिड आई एग्ज़ैक्टली बिकम अ जीडीई? तो जीडीई के लिए ना आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपर्टीज़ आप किस तरह से बताते हो? एक्सपर्टीज़ आप इस तरह से उसका एविडेंस प्रेज़ेंट करते हो कि भई मैंने इतने सेशंस दिए हैं, इतनी ऑडियंस थी, कितने डेव फेस्ट या कितने गूगल आईओ एक्सटेंडेड के अंदर मैंने सेशंस दिए हैं, ठीक है? तो उससे उनको पता चलता है कि कितने बड़े, कितने छोटे स्केल के इवेंट्स में आप लोग बोल चुके हो, ठीक है? उसके अलावा आप कितने आर्टिकल्स लिख चुके हो, कितने आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बना चुके हो एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है? तो उससे वो थोड़ा-सा पता चलता है कि आप सिर्फ़ सेशंस में ही एक्टिव हो या फिर आप कुछ बनाकर भी उनको रख रहे हो कि भई ये मेरी रिपॉज़िटरी है, यहाँ से कोड उठा के देख लेना और ये इस तरह से करते हैं, ठीक है? एंड देन लास्टली यू नीड टू हैव project portfolio as well, which could either be in the form of projects on GitHub या फिर अगर आपने deployments की हुई हैं प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर या लिटरली वेब पेजेस सॉरी वेब एप्स को होस्ट वगैरह किया हुआ है, प्रॉपर्ली डिप्लॉय किया हुआ है, तो इफ़ दैट्स अवेलेबल तो वो भी एक अच्छा होगा क्योंकि उससे उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाली चीज़ें उसने खुद से ग्राउंड अप डेवलप की हैं एंड मतलब दे नो हाउ टू डू इट, ठीक है? तो ये कुछ डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको हर जीडी बताएगा कि ये होना चाहिए। But what's really important is this कि why do you want to become a JD? Because there are people who literally do it for the title, for the fame. लेकिन फिर ना क्योंकि जब आप जीडी होते हो you have responsibility, ठीक है? You have to give back to the community and you have to be passionate about it because if you're not passionate about it तो फिर आपको burn out हो जाएगा। You'll be like यार मुझे सेशन नहीं देना, यार मुझे ये नहीं करना है, यार मुझे वो नहीं करना। Then why are you a Google developer expert? Because Google developer experts are advocating for their communities. The primary reason that I wanted to be a GD was कि वही वाली बात कि पाकिस्तान में कितनी फ्लटर फीमेल डेवलपर्स हैं यार, मतलब इंटरनेट पर मैं लिंक्डइन पर इतने सारे लोगों को देखती हूँ, दे आर डूइंग सच गुड स्टफ एंड माई लिंक्डइन इनबॉक्स इज़ फुल, माई ट्विटर इनबॉक्स इज़ फुल। मैं जब भी किसी फिजिकल सेशन में जाती हूँ देयर आर ऑलवेज गर्ल्स कमिंग अप टू मी एंड आस्किंग मी कि यार ये कैसे करते हैं, फ्लटर में जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, सैलरी कितनी है, मतलब यू नो स्टफ लाइक दैट। एंड द थिंग इज़ दिस कि फीमेल्स एक तो वैसे ही बहुत कम है, ऊपर से दे फील वेरी हेजिटेंट एंड वेरी शाई टू रीच आउट टू अ मेल
बंदा, राइट? तो उसके लिए आई वांटेड टू ब्रिज दैट गैप कि यार आई ऑलरेडी हैव अ सॉफ्टवेयर हाउस एंड आई ऑलरेडी हैव द राइट स्किल, पीपल लव माय सेशंस, आई हैव समथिंग वेरी वैल्यूएबल टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, तो हाउ कैन आई मेक दैट पॉसिबल? तो ऑब्वियसली जब मुझे फिर जीडी, व्हेन आई बिकेम अ जीडी, so because of that title, I got that recognition, and because of that recognition, I people actually reach out to me कि भाई हमें इस यूनिवर्सिटी में सेशन करा दें या ये करा दें या वो करा दें, जिसके थ्रू I'm able to directly connect with the women, the female Flutter developers, and I'm able to help them out. So this was kind of like my backstory why I wanted to be a GD in the first place. And if there are other female Flutter developers who are aspiring to be a GD, if not just in Flutter, if any other technology, so you can just directly connect with me on LinkedIn, primarily on LinkedIn. वहाँ पर मैं ज़्यादा active होती हूँ. And I will love to help you out. I will love to, recommend you for events, for sessions, ताकि आप लोग अपना वहाँ से किक स्टार्ट कर सकें. तो yeah, happy to help. Okay, so Yasin Khan ne appreciate kiya, and he says this type of visual seminar will help and encourage female too in line with male appreciated. Yes, of course. And then let's go to the next question. There was a question. The guy was asking how to improve lodging building. So how do female improve lodging building? There is one single answer that I used to give them, and that is practice. That's it. So आप कुछ insights अगर share करना चाहिए अपनी? Okay, yeah, logic building, literally practice के अलावा there is nothing else. Another thing that maybe you could do is कि जो coding competitions होते हैं या challenges होते हैं, maybe try doing that, क्योंकि उसमें होता है ये जो hackathons होते हैं कि आपको ये वाली चीज़ you're presented with a problem and you have to build a logic that caters to it, ठीक है? तो उसमें होता ही है, द गुड थिंग इज़ दिस के जो इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उसमें सॉल्यूशंस भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक है? तो द मोर यू प्रैक्टिस देम आउट, द मोर सॉल्यूशंस यू विल कम अक्रॉस, द मोर एल्गोरिदम्स यू माइट कम अक्रॉस कि यार अच्छा इस चीज़ को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो प्रैक्टिस लिटरली मेक्स अ मैन परफेक्ट. और ये कोई एक वो नहीं है कि मेन आर बेटर लॉजिक बिल्डर्स एंड वुमेन लैक दैट थिंग, क्योंकि आई लिटरली वर्क विद मेन एवरी डे एंड आई वर्क विद वुमेन एवरी डे, एंड देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पर मेन की लॉजिक बिल्डिंग काफ़ी ऑब्वियसली सुपरसीड करती है. देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस जहाँ पर फीमेल्स की काफ़ी क्रिएटिव लॉजिक बिल्डिंग होती है विच सुपरसीड्स दैट ऑफ मेंस. तो कोई यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना एक्सपीरियंस है, आपका कितनी प्रैक्टिस है और आप कितनी क्यूरियस हैं चीज़ों को सॉल्व करने में. Okay, so Safanwar is saying thank you so much for inviting speaker. Thank you so much for being with us. और इंशाल्लाह हम और भी speakers को बुलाते रहेंगे. So there is a really good comment. I'm Flutter developer and want to learn backend also as a framework is better Flutter application backend. So आप इसका आंसर करना चाहेंगे? Sure. जरनब पूछ रही हैं. Okay. तो Node.js, Django, they're like completely separate universes. अगर आप पूछ रहे हैं कि which framework is better for Flutter application backend ना, तो ये पूरी एक बैकएंड की अलग दुनिया है जहाँ पर आप लिटरली किसी भी फ्रेमवर्क को उठाकर कर सकते हैं. यहाँ पर मेरी अपनी कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होगी. हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास हमारी कंपनी में हम लोग Node.js के ऊपर करते हैं एंड इट हैज़ वर्क ग्रेट, द परफॉर्मेंस इज़ ग्रेट, द लेटेंसी इज़ ग्रेट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट कि आप कौन सा फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, इट्स अबाउट कि आपके कोर बैकएंड के प्रिंसिपल्स या वही लॉजिक बिल्डिंग आपकी कितनी, आप कोडिंग फंडामेंटल्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं. क्योंकि बैकएंड का मतलब ये होता है दैट यू हैव टू इंश्योर इट्स सिक्योरिटी. उसमें यू हैव टू इंश्योर कि वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल या प्रोन टू अटैक्स नहीं है. यू हैव टू इंश्योर कि वो इफेक्टिव यूज़ ऑफ कोटास करें, मतलब वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं ला कर दे रहे हैं. एंड यू हैव टू इंश्योर स्पीड के मतलब वो कितनी जल्दी आपको एक रिस्पॉन्स ला के दे रहा है, ठीक है? तो these are the fundamentals that you need to focus on, and I think you can start with Node.js. It's not that difficult to learn, I guess. तो it depends कि आपकी अपनी personal motivation कितनी है backend को सीखने की. Also, if you are a Flutter developer, you might want to consider
डार्ट एज वेल फॉर बैकएंड। अभी रिसेंटली डार्ट के बैकएंड्स के अंदर काफ़ी एक रेव आई हुई है, एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डार्ट फ्रॉग विच इज़ a framework for building backend using Dart language. So you might want to check that out as well if you don't want to learn a separate language or a separate framework. तो maybe वहाँ से आप अपने fundamentals को सीख लो, and then maybe आप आगे जाके Node.js या Django को सीख लो. ओके, सो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देता हूँ। कौन से चैनल से या कौन से प्लेटफॉर्म से, गूगल के अपने भी कोड लैब्स हैं, आप रिकमेंड कर बिगिनर्स को रिकमेंड करना चाहेंगी जहाँ से वो फ्लटर सीख सकते हैं? Okay, so there's obviously your channel. Then we have Flutter Flow का channel, which is हमारा जो बांग्लादेश में हमारे एक भाई हैं अबू फ्लटर वे। अब्दुल्ला, या Flutter Flow, तो वो भी एक GDE हैं, and his channel is really good, especially in terms of UI. अगर आप UI की चीज़ों को ज़्यादा सीखना चाह रहे हो तो his channel is really good. Other than that, अगर all encompassing आपको general Flutter सीखनी है, which includes UI, state management, API integrations and stuff like that, तो इसके लिए code labs are the best. एंड अदर देन दैट आप फ्लटर के अपने जो फ्लटर बोरिंग शो एंड फ्लटर की अपनी जो उन्होंने सीरीज़ निकाली हुई है, ट्राई लर्निंग फ्रॉम दैट एज वेल. वो थोड़ी लाइक लंबी होती हैं, लाइक एक डेढ़ घंटे की एपिसोड्स होती हैं, लेकिन वो इसलिए लंबी होती हैं क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं सिखा रहे होते, वो आपको आराम आराम से ना सिखा रहे होते हैं कि अच्छा पहले वो आपको प्रॉब्लम प्रोड्यूस करके दिखाएंगे कि ओ हमने ये कोड लिखा है, इससे ये प्रॉब्लम आ गया, अब इसको कैसे रिजॉल्व करें, फिर उसको वो सोल्यूशन पर आएंगे. तो दिस इज समथिंग विच आई थिंक वुड बी वेरी गुड फॉर बिगनर्स. And once you have graduated the beginner level, you've become kind of like a mid-level Flutter developer. And तब आपको लगता है यार अब तो मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मैं कहाँ से अपने स्किल्स को ना अपस्किल करूँ, क्योंकि जनरली जो यूट्यूबर्स होते हैं ना वो अपने कंटेंट को बिगनर फ्रेंडली रखते हैं ताकि लोग आसानी से फंडामेंटल्स को ग्रास्प कर सकें. तो इफ़ यूर मिड लेवल एंड यू वांट टू अपस्किल योर फ्लटर नॉलेज, तो जिस तरह से मैंने कहा कि रिपोजिटरीज आर पब्लिकली अवेलेबल. जो फ्लटर के अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं या एग्जांपल्स हैं या डेमोज हैं, उनके गिटहब की रेपोज आर पब्लिकली अवेलेबल. Very Good Ventures is a company which is directly working with Flutter and Firebase, तो उनकी अपनी repositories publicly available. जैसे हर साल Flutter एक पजल चैलेंज निकालता है, जैसे उसने लास्ट टाइम एक पजल चैलेंज निकाला था कि उसका उन्होंने कोड तो दे दिया था, लेकिन यू हैड टू यूज दैट एंड मेक योर ओन गेम यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स, राइट. तो उसकी रिपोजिटरी वाज पब्लिकली अवेलेबल. तो आप लोग जो है उन रिपोजिटरीज को देखें, उनको गो थ्रू करें, उनको चला कर देखें, टेक योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, एंड उसमें फिर आप मिड टू प्रो जा सकते हैं. तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट द लैंडस्केप लुक्स लाइक. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन मेरा, फेसबुक पे मे भी आपने देखा हो, लिंक्डइन पे भी देखा हो, देयर वाज अ चैलेंज कंपटीशन अरेंज बाय गूगल जिसमें पूरी दुनिया से डिफरेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया. उसमें से पाकिस्तान में से ऑलमोस्ट 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया. सो I'm not sure about how actively you are following on the tech influencers, लेकिन मैं follow कर रहा हूँ, and I'm not sure about ये change कब आएगा, लेकिन of course people like us are what should I say, जो bridge जो चेंज gap है मेकर्स. इसको कम कर रहे हैं, ठीक है. या सो इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? हम लाइक हमें बताया जाता है, आप लेट्स आप बच्चे हैं, ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया. पहले तो चलो अभी एक बहुत बहस हो रही है कि आपने डिग्री लेनी है, आपने स्किल सीखनी है, विच आई डिसएग्री. आपने ऑब्वियसली डिग्री लेनी है, देन आपने स्किल भी सीखनी है. बट पॉइंट ये है कि जब आप फेसबुक ओपन करते हैं, हम लिंक्डइन पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन फेसबुक के ऊपर आपको टेक इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं, एंड देन दे गाइस विल फोर्स यू कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, आपने अमेजोन सीखना है, आपने वर्चुअल रियलिटी सीखनी है. नो ऑफेंस, ठीक है, आप उनसे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, but we are not stepping into these trending skills, high paying skills जो कि future है. Let's say blockchain, let's say mobile application development will be there. अगर Flutter में ना हो तो किसी और प्लेटफॉर्म में होगा, लेकिन ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट की फील्ड को आप एंड नहीं कर सकते. या अगर हम बात करें, चैट जीपीटी आ गया, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है, सो इट मीन्स डिमांड विल बी देयर. सो सी एक बहुत बड़ा गैप है. हम 1000 पार्ट्स जो टॉप 1000 लोग हैं उनमें हम लोग नहीं आए. तो इस गैप को आप लाइक इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा सा इनपुट शेयर करेंगे. दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि हम इसको किस तरह से कवर कर सकते हैं. हाउ वी कैन इन्वेस्ट मोर इन हाई पेइंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग, रादर देन शॉर्टकट्स के जल्दी जल्दी से पैसे बनाएं, विजुअल असिस्टेंट बन जाएं, कॉपी पेस्टिंग सीख लें, या थिंग्स लाइक दैट. यार टू बी ऑनेस्ट, ये जो हमने आउटकम देखा था उस कोडिंग कंपटीशन का,
वो इसी वजह से आया था बिकॉज़ देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। आई मीन जो भी 300 या 350 आई गेस जो स्टूडेंट्स ने जो पार्टिसिपेट किया था, वो भी उन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट किया होगा बिकॉज़ दे न्यू अबाउट दैट कॉम्पिटिशन, नंबर 1। एंड नंबर 2, उनके पास इतनी कोडिंग की नॉलेज थी कि उन्होंने कहा कि यार चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? तो हमारे पास कोडिंग सिखाई जा रही होती है, लाइक इफ़ यू आर परस्यूइंग अ डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, या अगर आप कोई कोर्स भी अटेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको चीज़ें सिखा रहे होते हैं, मतलब इतनी चीज़ें तार्डली सिखा रहे होते हैं कि आप बिगनर लेवल पर तो आप स्टार्ट कर ही सको, ठीक है? थिंग इज़ दैट वी आर नॉट दैट अवेयर ऑफ दीज कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, हैकाथॉन्स के अंदर हम इतने एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड वो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि एक, या तो हमें उसके बारे में पता नहीं है, या बी, हम लोग लिटरली पार्टिसिपेट करने से घबराते हैं कि यार करेंगे हार जाएंगे बेइज्जती होगी। तो ये एक बहुत वो होता है कि भाई ये बेइज्जती, दैट एम्बैरेसमेंट वाला एलिमेंट ना, वो आपको स्टार्ट करने से पहले ही उधर ही आपको रोक देता है, ठीक है? विच इज़ समथिंग दैट वी नीड टू लर्न हाउ टू स्टेप आउट फ्रॉम। एंड दिस कैन बी अचीव्ड फ्रॉम टू वेज। या तो आपके अंदर इतनी पर्सनल मोटिवेशन हो कि भाई आप करो कि भाई फिर डर के आगे जीत है, करके देख लेंगे क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा एटलीस्ट पार्टिसिपेट करेंगे, पता तो चलेगा, फॉर्मेट के बारे में पता चलेगा, टाइम के बारे में पता चलेगा, नेचर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, लाइक कुछ तो पता चलेगा। तो लेट्स ट्राई, इवन इफ वी get 0 out of 5 answers, or sorry, questions, at least we will have that experience, और फिर based on that हम नेक्स्ट कंपटीशन के अंदर अपने आप को बेटर कर सकते हैं, ठीक है? या तो इसके अंदर अपनी पर्सनल मोटिवेशन इतनी हो, या फिर जो हमारे जो लोकल पाकिस्तानी जो टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं या टेक एडवोकेट्स हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ को एडवोकेट करें, उनके बारे में बताएं, या उनके बारे में ज़्यादा सेशंस करें कि भाई फॉर इंस्टेंस आई अटेंडेड दिस स्पेसिफिक हैकाथॉन, और उसमें जो है ना मुझे ये क्वेश्चंस मिले थे, और ये मुझे चैलेंजेस फेस हुए थे, ये मैंने टीम्स बनाई थी, एक बंदे ने ये किया था, एक बंदे ने ये किया था। तो जब वो अपनी केस स्टडीज़ को पब्लिक करेंगे या उसके बारे में इफ़ दे विल टॉक अबाउट इट, तो इससे भी फिर एक ना एक एक मोटिवेशन मिलेगी। जैसे वी हैव आई उसका, उस बंदी का नाम मेरे ज़हन से स्लिप हो रहा है, द गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान हू इज़ वर्किंग इन गूगल नाउ। I just remember her Instagram शफीका। handle. Shafika, yes. I just remember her Instagram handle, Little Lazy Alpaca. So anyway, Shafika is making really good videos about that on her LinkedIn, on her Instagram. So be sure to follow her and follow other people like that. तो उसका इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो बता रही होती है कि यार यू शुड पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आपको फिजिकल हैकाथॉन्स में एक एम्बैरेसमेंट वाला फेयर है, तो ट्राई पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन हैकाथॉन्स, जिसमें लिटरली किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो कोई बदनामी नहीं होगी, ठीक है? सो द पॉइंट इज दिस, दैट यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ट्राई। This is the only thing that you can do, because as influencers we can only motivate you to a certain extent. You have to get up yourself. So there is this very famous Irish proverb, I guess, कि you cannot wake up a sleeping person, which is very deep if you think about it. कि अगर एक बंदा सो रहा है, या अगर वो जानबूझ के सो रहा है, तो आप उसको जितना भी उठा लो वो नहीं उठेगा, क्योंकि इस लाइक मुझे उठना ही नहीं है, मैं सो रहा हूँ। तो just leaving this on that note. ओके, सो आई थिंक लास्ट कोई कमेंट, कंक्लूडिंग वर्ड्स अगर आप कुछ कहना चाहती हो, तो आई थिंक उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। Well, yeah, I would literally like to thank everyone who had been watching, who has been sticking around for this session from the moment that it started. It's been about 1.5 hours now. And I would really like to congratulate you guys कि भाई, it literally takes effort, strength, grit and motivation कि आप literally इफ्तारी के बाद यूट्यूब खोल कर बैठे हैं और इस टाइप के टेक सेशंस को फॉलो करें, जिसमें आपकी नींद बंद हो रही है, लेकिन यू ट्राइंग यार कुछ कुछ नया शायद सीखने को मिल जाए, बिकॉज the knowledge is out there, the people are out there. You just need to motivate yourself enough to make yourself open कि आप इस टाइप के सेशंस को अटेंड कर सकें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। फिर वही होगा कि यार ये वाली चीज़ मैं कैसे करूँ, या ये वाली चीज़, क्या ये वाली चीज़ भी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यू कीप रिमेनिंग इन योर शेल। एंड द अदर थिंग इज दिस के do
keep attending sessions even after this one, चाहे वो online हो. If you cannot attend the live session, तो वो obviously YouTube पर तो होगा. तो be sure to like add it to your watch list कि भाई बाद में जब टाइम होगा तो देख लेंगे. एंड अगर कोई फिजिकल इवेंट्स होते हैं ना तो उसको भी प्लीज़ लाजमी अटेंड करें, बिकॉज नेटवर्किंग से ना आपका जहन लिटरली खुलता है. यू विल लिटरली meet so many people who are just like you, जो कि बिल्कुल आपकी तरह से shy, awkward से होंगे, and you never know that you might actually click on this shyness and awkwardness and you're like यार चलो let's do something together, let's help each other out. तो I know networking से काफ़ी लोग घबराते हैं कि यार लोग बातें कर रहे हैं, क्या मैं बीच में जाकर बस ऐसे ही खड़ी हो जाऊँ, बातें करना शुरू कर दूँ या सुनना शुरू कर दूँ. लाइक आई नो थोड़ा सा होता है, लेकिन जस्ट ट्राई टू बी ऑकवर्ड इन पर्सन, ठीक है, because it's for your own good, and if you don't do it, then who will do it for you? So yeah, that's it from me. आई थिंक थैंक यू सो मच मैम सकीना अब्बास, आपने हमें टाइम दिया. इंशाल्लाह हम आपको फ्यूचर में भी थोड़ी सी आपको तकलीफ देंगे ताकि आप हमारे साथ वक्तन कम्युनिटी की जो आपका एक्सपीरियंस है वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करें. मोस्ट ऑफ अभी मेरे जो चैनल है इसके ऊपर 1.8 मिलियन व्यूज़ हैं. एंड आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक फ्लटर बूट कैम्प बनाया था, वो अपनी मोटिवेशन से बनाया था. मैंने कहा चलो कुछ नॉलेज आ गई और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आप बिलीव नहीं करेंगी, मोर देन 100 स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ पर्सनली, जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है. मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान से, जिन्होंने फ्री देखा, मेरे कंटेंट को फ्री देखा, और वो आज आउट ऑफ विच 50 और 60 आर पीपल जो कि आज 100K प्लस पे जॉब कर रहे हैं. ठीक. सो अभी जो हमें बच्चे देख रहे हैं, अब ऑब्वियसली वो बच्चे जो पहले जिनकी अच्छी अच्छी जॉब्स लगी हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया, मे बी अभी वो नहीं देखते, लेकिन अभी वो बच्चे हमें देखते हैं जो थोड़ा सा बिगिनर फेज पे हैं, अपने कंफर्ट जोन से आगे आए हैं, तो दे नीड एक्सपोजर. तो उनके लिए मैं इस तरह के लाइव सेशन अभी रमज़ान सीरीज में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि डिफरेंट लोगों को बुलाऊं, उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करूं, उनको अपने पजल जोन से बाहर निकालूं कि यार एक काम मैं कर रहा हूँ, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, जो दूसरा बंदा होगा उसकी अप्रोच इस तरह से होगा, और हो सकता है उसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी हो या हो सकता है पूरी भी हो. लेकिन अगेन एट द एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, और फ्यूचर में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हम तकलीफ देते रहेंगे, आप हमारे साथ इस तरह से ही हमें टाइम देंगी. एंड या थैंक यू सो मच. Inshallah. And yes, I have been following your stories of the Flutter Bootcamp and how your students reach out to you. So kudos to you. Congratulations. You're doing a very good job at this. And inshallah, I would love to help out and again be part of the future sessions in the future, inshallah. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच मैम. एंड देन ओके गाइस, सो मैं इसको यहाँ पर एंड करता हूँ. आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस में हम आंसर नहीं कर सके, आई एम रियली सॉरी, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम कंस्ट्रेंट है. जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं, उसको हम वक्तन में आपको आंसर करता रहूँगा, या हम उस पर फ्यूचर में वीडियो बना लेंगे. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. Bye bye. Allah Hafiz. Oh, why should I remove her?